खरा सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा, मेरे साथ हैं अजय और साथ ही मानसी, और आज हम आपके सामने रहेंगे और ये कोशिश करेंगे एक्सपर्ट्स की हेल्प से कि आपको ये बता पाएँ या रख पाएँ आपके सामने किस समय बाजार के अंदर करना क्या है। आज है मंगलवार, उम्मीद करते हैं मंगलमय दिन हो आप सबका, लेकिन बाजार एक चीज़ नहीं कर रहा है, तेरा साथ ना छोड़ेंगे 17,000 वाला, 17,000 का साथ नहीं छोड़ रहा। अजय, कल लास्ट आवर ट्रेड में तो क्या मूड खराब किया है बाजार ने। जब लग ही रहा था कि ये 17,117 200 का बेस बना के आगे बढ़ने की तैयारी में है बाजार, क्योंकि रिलायंस की लीडरशिप आ गई थी, ग्रासिम, कुछ बैंक्स। लास्ट आवर ट्रेड में पूरा सौदा अनवाइंड होता हुआ नजर आया, और ये तब हो रहा है जब यूएस मार्केट में जोर की दौड़ लग रही है। तीसरे दिन हमने यूएस मार्केट में अच्छी रैली देखी है, मामला संभलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी किसी रीजन की वजह से इंडिया में तो ना 17,200 तोड़ रहा है, ना कन्विंसिंगली 17,800 पे 16,800 पे पहुंच रहा है। हाँ। एक बार बता दो कि भैया नीचे ही लेके जाना है, वो भी पॉसिबल नहीं। तो शॉर्ट ही फंसे हुए हैं, क्योंकि वो इतने दिन से मजे कर रहे हैं शॉर्ट कर करके, यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है खुल के शॉर्ट करने का, और लॉन्ग्स तो ऑफ कोर्स सस्टेन नहीं कर रहे हैं। तो सेल ऑन रैली का माहौल जारी है, लेकिन स्टॉक्स में से भी काफी काम हो रहा है, और यही सारी चीजें हम आगे शो में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, एक तो मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है और ये हफ्ता ट्रंकेटेड है, तो ऐसे में क्लियरली कॉल राइटर्स जो है पूरी की पूरी ग्रिप जो है वो तगड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए विस्तार से विदेशी बाजार पर भी बातचीत होगी, क्योंकि वहां से भी मिले जुले संकेत आ रहे हैं। सारे के सारे संकेत आपके सामने रखेंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। अमेरिकी बाजार मिले जुले बंद, S&P में लगातार तीसरे दिन तेजी, डाउ में भी करीब 200 अंकों का उछाल, लेकिन नैस्डैक करीब 0.5% टूटा। वहीं एशिया में बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार। SGX निफ्टी इस समय करीब 50 अंकों के बढ़त के साथ 17,050 के पार है। कोरिया, जापान और हांगकांग के बाजार भी आज हरे निशान में है। कुर्दिस्तान की सप्लाई रुकने की आशंका से कच्चे तेल में तेजी, ब्रेंट 4% चढ़कर $78 के पार। सोने में निचले स्तर से रिकवरी, कॉमिक्स पर दाम $1,965 के करीब। वही कल्याण ज्वेलर्स में वापा पिकन्स की बेचेगा हिस्सा करीब 2.5% की हिस्सेदारी, या कल के बंद भाव से करीब 7.5% पर ब्लॉक डील संभव है। फ्लोर प्राइस ₹110 पर शेयर। इंश्योरेंस ब्रोकिंग सब्सिडरी ABIBL को बेचेगी आदित्य बिरला कैपिटल। 455 करोड़ रुपए में समारा कैपिटल खरीद सकती है हिस्सेदारी। वही डिविडेंड के चलते एक्शन में रहेगा वेदांता का शेयर। 5वें इंटीरियम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक तक होगा विचार। आंध्र प्रदेश में NHAI से दिलीप बिल्डकॉन को 780 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। वहीं यूपी में रोड प्रोजेक्ट के लिए PNC इंफ्राटेक को 819 करोड़ रुपए की सबसे कम बोली लगाई। वहीं खुले बाजार से इमामी करेगा शेयर बायबैक। मौजूदा भाव से 29% प्रीमियम पर ₹450 पर शेयर के हिसाब से होगा बायबैक। रिकॉर्ड डेट 12 अप्रैल। और UPL में प्रमोटर ने 23 लाख शेयर्स खरीदे। प्रमोटर हिस्सेदारी 30.7% से बढ़कर 32% हुई। तो क्लियरली विदेशी बाजार से इस वक्त अगर आप देखेंगे मिले जुले संकेतों के साथ शुरुआत होती हुई, क्योंकि SGX निफ्टी में करीब 50 अंकों की बढ़त हम देख रहे हैं। और बीती रात यूएस मार्केट्स को अगर देखेंगे, डाउ में तो मजबूती थी, नैस्डैक की तरफ से हाँ बिकवाली का दबाव देखने को मिला, लेकिन बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, फर्स्ट सिटीजन की SVB में हिस्सा खरीद की खबर के बाद अजय क्लियरली हमने देखा कि बैंकिंग के सेंटिमेंट्स जो है सुधरते दिखे। शायद उसी वजह से S&P और डाउ में हमने कुछ हद तक सेंटिमेंट्स को पॉजिटिव देखा। देखिए, ये खबर हमारे मार्केट आज में ही आ गई थी कि फर्स्ट सिटीजन जो है SVB को खरीद लेगा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि यूरोप में ठीक ठाक एक्शन रहा, यूएस में भी। यूएस में रीजनल बैंक्स आउट परफॉर्म करना शुरू कर गए। इनफैक्ट फ्राइडे को अगर आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि डॉयचे बैंक में जो ट्रबल था, कल डॉयचे बैंक में भी काफी अच्छी बाइंग दिखाई दी। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि यूएस में फाइनेंशियल जो सबसे ज्यादा दिक्कत वाली एरिया थी वो सस्टेन कर रहे हैं, ईज आउट हो रही हैं, और वो बढ़ना शुरू हो गए हैं, इनफैक्ट रिबाउंड करना शुरू कर गए। कल जेफरी गुंडलाक ने यूएस में एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट दिया है, जो बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं फेड जो है वो अब कैपिचुलेशन करेगा। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि अब जो है 30% प्लस 30-35%, 35 एक्चुअली मंदी की संभावना आ गई है यूएस में। पहले ये 25% थी। जितना ये डेटा और ये फाइनेंशियल क्राइसिस
रिसेशन की तरफ यूएस इकोनॉमी को ढकेलेंगे और पुश करेंगे, वहाँ पे मार्केट फाइनली फेड का हाथ रोकेगा। और इसलिए वेंसडे को जो डेटा आएगा यूएस में जीडीपी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम थर्सडे को रिएक्ट करेंगे और उम्मीद ये है कि कोई भी कमी उसके अंदर नरमी आई वो ग्लोबल मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी प्रदान कर सकती है, क्योंकि बैड डेटा इज़ गुड डेटा, बैड न्यूज़ विल बी गुड न्यूज़। लोग देखेंगे, इसको एनालाइज करेंगे कि फेड का हाथ अब रुकेगा। और जब तक रेट पॉज या रेट कट बाजार को नहीं दिखाई देते, इनफैक्ट शायद यही रीज़न है कि आप यूएस मार्केट में इतनी ज़बरदस्त रैली देख रही हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा पहले से भांप लेता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि यूएस मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ, ग्लोबल मार्केट में ईज काम डाउन हो गई, डॉलर इंडेक्स भी नीचे आया, लेके आइए डॉक्टर साहब, उसके बाद भी इमर्जिंग मार्केट्स में रैली नहीं आ रही है, इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। और दिक्कत वाली बात यह है। ये बात तो सही है। और खैर हम जो रिएक्शन देंगे वो शुक्रवार को देंगे, बृहस्पतिवार को छुट्टी क्या बात है, ये आपने बहुत बढ़िया डेटा बताया। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि छुट्टी तो भाई वैल्यूबल चीज छुट्टी वैल्यूबल है। और इस तरह के मार्केट में बीच और बीच छुट्टी काफी ये तो बहुत बढ़िया बात बता दी आपने। वेडनेसडे जो है वो छोटा फ्राइडे हो जाएगा। हाँ। बात सही है, हम लोग फ्राइडे को रिएक्ट करेंगे। लेकिन अजय से काम बढ़ जाएगा ना, मंथली एक्सपायरी कल होगी। देखिए, एक्सपायरी के पहले एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद बाजार बना के बैठा था, बट आ कहाँ रही है, लोग शॉर्ट पोजीशन ही रोल कर रहे हैं। इनफैक्ट डिम्पी से भी बात करेंगे हम रोल ओवर को भी। नहीं, लेकिन उससे पहले मेरे को अहम ट्रिगर्स जरा समझने हैं। उसके अंदर डोमेस्टिक आज आपको ही बताने होंगे इनफैक्ट ये तो, कि डोमेस्टिक ट्रिगर्स जो है इस समय वो क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भारत आउट परफॉर्मेंस दे सकता है या फिर अभी नहीं देगा, क्योंकि जो चार्ट आप कह रहे थे कि डाउ वर्सेस निफ्टी रखे, हमने बनाया भी है। एक बार जरा उसको जरा बताइएगा भी, और उसका मतलब क्यों है, क्यों आपने ढूंढा, जरा ये भी समझाइए। देखिए, ये बात जरूरी है, क्योंकि हम जो है अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ये देखिए, डाउ से उलट निफ्टी की चाल, निफ्टी नीचे जा रहा है और डाउ ऊपर जा रहा है। इसमें 15 इनफैक्ट ये डेटा हमारा कौन सी तारीख से आया है? 15 मार्च से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, क्योंकि अक्सर लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि साहब यूएस मार्केट पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं तब तो हम गिरते ही हैं, बड़े बड़े गैप डाउन SGX 50 देता है। जब यूएस मार्केट पॉजिटिव हो रहे हैं और स्ट्रेंथ है ग्लोबल मार्केट में, उसके बाद भी हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, ये बात सही है। आपने याद होगा कि पिछले साल हमने ऐसा बहुत समय देखा था जब हमने पूरे वर्ल्ड में आउट परफॉर्म किया था। हम फ्लैट टू पॉजिटिव थे, जबकि पूरा यूएस मार्केट, चाइनीज मार्केट 10 से 15% नेगेटिव था। यही आउट परफॉर्मिंग पिछले साल की अब रिवर्स हो गई है। यूएस मार्केट रैली कर रहा है, उसके बाद भी हम कमजोर हैं और ये कुछ देर जारी रह सकती है। तो ये बाय ऑन डिप्स जो आप अभी तक प्रैक्टिस करते आए हैं, उसको हल्के हाथ से प्रैक्टिस करें, बड़ी पुल बैक्स में ही हाथ जमाएं। छोटे छोटे गैप अप, जैसे आज का 50 पॉइंट का गैप अप है, उसमें कूदे नहीं बाजार में। ये 50 का पॉइंट का गैप अप जब सेल हो जाए और इंटरडे आपको आधे पौन घंटे में 100-150 पॉइंट का कमजोरी दिखे, वहां पे अटेम्प्ट करें आप लेने के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात बताना जरूरी था। ठीक है, इसके अलावा डोमेस्टिक ट्रिगर्स में और क्या क्या चीज नोटिसेबल है आज? देखिए, आपको मैं बताऊं कि 31 मार्च आने वाला है। 31 मार्च के पहले DIS की कई बार NAV मैपिंग करके के वजह से बाइंग होती है, यानी जितना भी एक्स्ट्रा कैश पे वो बैठे हुए वो अपने चुनिंदा बढ़िया स्टॉक्स पकड़ के उन्हें खींच सकते हैं। तो नेक्स्ट 3-4 दिन आप मिड कैप स्मॉल कैप पे ज़रूर ध्यान दें। अगर लार्ज कैप की बात करें तो ये रेंज है 16,800 वर्ष में, और ऊपर में 17,200 17,300 का जोन जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, 39,500 बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस बना हुआ है। बट 3-4 स्टॉक पे आप नजर रखें, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ग्रासिम। कल इन तीनों बैंकों ने इन तीनों नामों ने इंडेक्स में काफ़ी अच्छी मदद की थी, और अगर ये नहीं होते तो आपको 40-50 पॉइंट का नेगेटिव दिखाई देता, यानी आउट परफॉर्मेंस आ रही है। बहुत सारे रीजंस हैं इन सारी चीज़ों को लेकर, तो 2 बातों पर ध्यान रखिए, ये 3-4 स्टॉक, इंडेक्स मैनेजमेंट और मिड कैप स्मॉल कैप। 31 मार्च से पहले अक्सर इनके अंदर एक्टिविटी आती है, क्योंकि DIS की सडन बाइंग आती है, तो अपने चुनिंदा स्टॉक्स पे ज़रूर नज़र बना के रखें। लेकिन बात कर रहे हैं हम FNO में, शॉर्ट रोल ओवर हो रहे हैं या लोग अनवाइंड कर रहे हैं, क्या डेटा दिखा रहा है? थोड़ा शॉर्ट कवरिंग हो रही है मार्केट्स के अंदर, पिछले 3 दिन से शॉर्ट कवरिंग हुई है। सिर्फ मैं कल का ही डाटा आपके सामने रखूं तो निफ्टी के अंदर ही कल -15% ओपन इंटरेस्ट घटा है, यानी कि कल अगर 100 कॉन्ट्रैक्ट खड़े थे, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 100 कॉन्ट्रैक्ट खड़े थे माइनस वाले, तो 15 लोगों ने अपनी पोजीशंस को नेगेटिव वाली को कवर कर लिया। तो शॉर्ट कवरिंग हुई है। शॉर्ट कवरिंग के प्राइस के साथ हो रही है, इसका जवाब है ना।
प्राइस के साथ नहीं हो रही है, शॉर्ट कवरिंग मजबूरन हो रही है कि अब क्या करें, अब रोल ओवर की कॉस्ट भी है सामने, क्यों पोजीशंस लेके जानी, जिनको लगता है कि ठीक है रेट टू रेट भी कट रहा है तो उसको काट पीट के बाहर निकलो। तो F&O के अंदर जो पहला पॉइंट हमने रखा है निफ्टी का, एक बार आप सारे डाटा लेके आते जाइए। निफ्टी के अंदर आएगा तो आप -15% आपको दिखेगा और ट्रेंड आपको दिखेगा शॉर्ट कवरिंग का, ये हमने आपके लिए रखा। 40 पॉइंट्स की बढ़त कल हमको मार्केट के अंदर आती हुई दिखी है। सेम विद बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के अंदर आपको माइल्ड शॉर्ट कवरिंग दिखेगी, हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि इसका ओपन इंटरेस्ट करीब 5% से घटा है। हमने वर्ड लिखा भी है बकायदा, हल्की शॉर्ट कवरिंग। वजह इसकी है कि ये 39,500 पार नहीं कर रहा। ये दोनों ही इंडाइसिस की एक मेजर प्रॉब्लम हो रहा है, ये दोनों इंडाइसिस 200 दिनों के एवरेज के नीचे आके ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बाजार का भी, इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस नहीं आया, ट्रेडर्स का तो कहाँ से आएगा, वो तो 17,500-600 के बाद आएगा और वहाँ से भी हम कोसों दूर हैं ऐसा लगता है। अब आ जाते हैं आगे, थोड़ा रोल ओवर का डाटा भी हमने निकाला आपके लिए। करीब 40% का रोल ओवर अब तक निफ्टी पे हो चुका है। एथिकली देखा जाए तो निफ्टी 1 डे बिफोर हो रही है, निफ्टी के रोल ओवर को आज पिकअप करना चाहिए। अगर आज ये पिकअप नहीं करता तो एक कमजोर मंथ भी जाएगा इन द टर्म्स ऑफ अ रोल ओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक निफ्टी ठीक ठाक है, 58% होता है 1 डे बिफोर। सेक्टर्स का रोल ओवर भी हमने निकाला कि पॉजिटिव कहाँ पे हो रहा है, नेगेटिव कहाँ पे हो रहा है। फार्मास्यूटिकल्स, सीमेंट, मेटल्स, यहाँ पे पोजीशंस पॉजिटिव रोल करके जा रहे हैं, यानी कि जो लोगों के पास तेजी की पोजीशन है वो काट नहीं रहे बल्कि आगे लेके जा रहे हैं। मंदी की पोजीशन जो कट रही है या नेगेटिव रोल ओवर हो रहा है वो हो रहा है पावर्स के अंदर, केमिकल के अंदर, वो हो रहा है रियल एस्टेट के अंदर। कल भी आप देख पा रहे थे कि सारे शेयर से नीचे थे। आते हैं पुट कॉल रेशियो पे, दोनों करीब 1 के आसपास चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बाजार के पास अभी बुल्स ग्रिप 100% नहीं आई। आप एक्सपायरी वाले वीक पे हैं, 4 हफ्ते होते हैं, 4 बार आपकी उम्मीद जगती है कि शॉर्ट कवरिंग आएगी, वो आती ही नहीं। तो इस बार भी कुछ वैसा ही आप समझ के चलिए, आप उम्मीद करके बैठिए, लेकिन बड़ी शॉर्ट कवरिंग की चांसेस कम लगते हैं। आते हैं विक्स पे, वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे, 15.5 का विक्स है, ना तो दोस्त ना ही दुश्मन, ऐसा ही कुछ यह बनता हुआ दिख रहा है। एक चीज मैं आपको जरूर नोटिस कराऊंगा, वो है एफआईज का नंबर। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे और आपने अपने अहम ट्रिगर में भी ये लिखा कि एफआईज की तरफ से कुछ खरीदारी हो रही है या फिर उनकी बिकवाली थम रही है, उसकी बड़ी वजह आप नंबर लास्ट में देख रहे हैं 14,000 करोड़ रुपए का ये है। और उसके बाद मैं आपको एक और नंबर बताता हूं, वह एफआईज की होल्डिंग का लॉन्ग का। ये रिकॉर्ड 8% पे चली गई थी 3 दिन पहले, लेकिन 3 दिन में एफआईज ने पोजीशंस भरी हैं और करीब 17% की लॉन्ग पोजीशंस अब मार्केट के अंदर आ चुकी हैं। हालांकि ये बहुत एग्रेसिव नहीं है, 40 पे आके एग्रेशन शुरू होता है, लेकिन फिर भी कम नहीं है। कल क्या हुआ मार्केट में? कल रिटेलर्स ने फ्यूचर बेच दिए, कॉल्स बेची, पुटे बेची। कल रिटेलर अपना माल कम कर रहे थे क्योंकि जैसे उनका प्राइस मिल रहा है वो अपनी पोजीशनें काट रहे हैं। एफआईज कल क्या कर रहा था? कल वो फ्यूचर खरीद रहा था और साथ ही कॉल्स खरीद रहा था। एक और लास्ट में पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, बैंक निफ्टी को ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। 39,500 की कॉल पुट दोनों टूट रही थी। इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी को ही पहला ट्रिगर और बैंक निफ्टी को लीडरशिप देनी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत बाजार के अंदर जस की तस बनी हुई है। और रही बात बैन शेयर्स की, कोई भी बैन शेयर अब F&O के अंदर नहीं है। एब्सोल्युटली, तो ये है F&O का डेटा। शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड यहाँ पर आज नजर आ सकता है और ऑप्शंस में एफआईएस की तरफ से खरीदारी नजर आ रही है तो क्लियरली, और इनफैक्ट कैश में भी देखेंगे तो क्वांटम जो है धीरे धीरे बिकवाली का कम होता जाए तो खरीदारी की तरफ लौटने की कोशिश तो हो रही है। अब देखना होगा कि खरीदारी कितनी ज्यादा एक्टिव होती है एफआईएस की तरफ से। लेकिन ये बात तो तय है कि यूएस के मुकाबले भारतीय बाजार की इस वक्त अंडर परफॉर्मेंस है और कल आखिरी आधे घंटे में बाजार ने रिकवर करने की भी कोशिश की और वहां से फिर हमने देखा एक रिकवरी अटेम्प्ट करने के बाद गिरावट भी हाथ लगी। लेकिन चलिए अब भारतीय बाजार की तरफ ही आगे बढ़ते हैं और 4 विंडो ट्रिगर्स आपको दिखा देते हैं। आज के लिए बड़ी खबरें कौन सी हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएगी और साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स में खास क्या है। विदेशी बाजार को हमने टच बेस किया, मिले जुले संकेत वहां से नजर आ रहे हैं और अहम खबरों की अगर बात करें तो उस लिहाज से यूपीएल, कल्याण ज्वेलर्स, इमामी जैसे स्टॉक्स आज खास तौर से फोकस में रहेंगे। इन्हें बड़ी खबरों के तौर पर मानकर चलें क्योंकि यूपीएल के प्रमोटर्स ने कंपनी की हिस्सेदारी बढ़ाई है। साथ ही कल्याण ज्वेलर्स में करीब 2.5% की ब्लॉक डील की संभावना आज है और इमामी बोर्ड ने 186 करोड़ के बायबैक को मंजूरी दी है। तो ये सारी की सारी खबरें हैं जो कि बाजार में आज एक्टिवली प्ले आउट होते हुए दिख सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबरों के साथ साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में भी क्या है खास वो भी जानेंगे। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में सीमेंट सेक्टर से जुड़े ब्रोकरेजेस भी हैं, इसके अलावा हमने देखा केमिकल प्लेस भी हैं और साथ ही ऑटो स्पेस पर भी नजर रखें क्योंकि कुछ ही दिनों में ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आने वाले हैं, इससे जुड़े ब्रोकरेजेस भी हैं। सारे ब्रोकरेजेस लेकर वमाक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग वमाक्षी, आप बताइए।
जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम आरती इंडस्ट्रीज़ के साथ। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि डिमांड को लेकर कंसर्न्स और मार्जिन कंप्रेशन के जो फैक्टर्स हैं, नेगेटिव फैक्टर्स, वो सारे प्राइस्ड इन नज़र आ रहे हैं। लिमिटेड डाउनसाइड ट्रिगर्स नज़र आ रहे हैं इन्हें करंट लेवल से, और इसी के चलते उन्होंने अपनी राय को अपग्रेड किया है। अंडरवेट की राय से इक्वल वेट की राय दी है, लक्ष्य दिया है 484 प्रति शेयर का। हीरो मोटोकॉर्प अगला स्टॉक रहेगा हमारे रेडार पर। कोटक का मानना है कि टू व्हीलर सेगमेंट वॉल्यूम में हम देख सकते हैं रिकवरी देखने मिल सकती है। कंपटीशन हालांकि एंट्री लेवल सेगमेंट में बढ़ सकता है। डोमेस्टिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है। वीक डिमांड ट्रेंड्स और नए लॉन्चेस के लिमिटेड सक्सेस एक कंसर्न है कंपनी के लिए, और इसी के चलते कोटक ने अपनी रिड्यूस की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है 2400 प्रति शेयर का। पेटीएम अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए जो नई गाइडलाइंस है उसी के चलते एडिशनल रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पाएगी। इंटरचेंज फीस जो पेटीएम पेमेंट बैंक को पे की जाती है वो गिरने से ओसीएल को फ़ायदा हो सकता है। मैनेजमेंट से हालांकि क्लैरिटी हम अवेट कर रहे हैं कि इसका नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, तो इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने पेटीएम पर इक्वल वेट की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है 695 प्रति शेयर का। इंडिगो भी फोकस में रहेगा। क्रेडिट स्विस का मानना है कि मजबूत कैपेसिटी कंस्ट्रेंट विजिबल है समर शेड्यूल में। यील्ड्स भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि सीजनल पिकअप हो रहा है। इंडिगो काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कैपेसिटी ग्रोथ को लेकर, और इसी के चलते उन्होंने आउट परफॉर्म की राय दी है, लक्ष्य दिया है 2450 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे अंबुजा सीमेंट्स पर। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, और इनफैक्ट अंबुजा सीमेंट ने FY28 का जो EBITDA टारगेट है वो 17,500 करोड़ का दिया है उन्होंने। इनफैक्ट FY23 से FY28 तक वो करीब 28% EBITDA कैगर टारगेट कर रहे हैं। अपनी कैपेसिटी भी डबल कर रहे हैं, और इन फैक्टर्स के चलते खरीदारी की राय आ रही है जेफरीज की तरफ से, लक्ष्य दिया उन्होंने 490 प्रति शेयर का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने पैनलिस्ट को भी शामिल करते हैं बातचीत में। हमारे साथ वैशाली और किरण जानी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं किरण के पास आऊँगा। गुड मॉर्निंग किरण, आपको कुछ किरण दिखाई दे रही है इस बाजार में तेजी की? क्योंकि हर अटेम्प्ट 17,200 17,300 जोन को काटने का फेल हो जा रहा है। ये यहीं अटके रहेंगे या नीचे जाएंगे 16,800 के नीचे भी? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जैसे आपने बताया या तो पूछा कि क्या मार्केट में कोई किरण दिख रही है, सो डेफिनेटली मैं अपडेट के साथ स्टार्ट करूंगा। लास्ट वीक में हमने ट्यूसडे के दिन जब बात की थी तब हमने डिस्कस किया था एक टेक्निकल सेटअप जहां पे कहीं ना कहीं 16,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक 16,800 नहीं टूटता है तब आप कोई भी डिप आता है आप लॉन्ग करके जाइए। ऊपर में कहीं ना कहीं 17,200 17,300 के आसपास हमको लग रहा है कि मार्केट एक बार थमेगा। तो एक रेंज है, नीचे में 16,800, ऊपर में 17,300, इसी रेंज के अंदर मार्केट कारोबार करेगा। तो कोई भी डिप आता है आप लॉन्ग करके जाइए। ये डिस्कशन हमने लास्ट थर्सडे किया था। अब कल की एक्सपायरी के लिए हम अगर सेटअप देखें तो सेटअप इज सेम। जो एक पॉजिटिव चीज है वो दो चीजें हैं। जैसे एक कॉल बाइंग के आप डेटा देखोगे तो 2,35,000 कॉन्ट्रैक्ट कल ऐड हुए। उसके सामने पुट शॉर्ट की अगर हम बात करें तो 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट वहां पे ऐड हुए। तो कहीं ना कहीं कॉल बाइंग एंड पुट राइटिंग ये दोनों काफी अच्छे लेवल से हुए। तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम एक दो दिन में एक अच्छा अपसाइड मार्केट के अंदर देखेंगे। दूसरी तरफ आप अगर फ्यूचर्स के लॉन्ग साइड पोजीशन देखोगे तो 5,600 कॉन्ट्रैक्ट वहां पे ऐड हुए, और कहीं ना कहीं शॉर्ट्स कटे हैं। 31,000 लॉट फ्यूचर्स के अंदर से कम हुए। तो जिस तरह से डेटा है डेफिनेटली हमें लग रहा है कि मार्केट एक ऊपर के लेवल पे सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। अब आज की एक्सपायरी की हम बात करें तो पीसीआर रेशियो 74 है, 0.74 है, और कहीं ना कहीं 17,000 के ऊपर हम एक टग ऑफ वॉर देख रहे हैं। हमने कल भी देखा था कि मार्केट 17,000 के ऊपर था। 17,000 के पुट राइटर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। 2,43,000 कॉन्ट्रैक्ट वहां पे एडेड है, 2,43,000। तो कहीं ना कहीं जब तक 17,000 होल्ड है देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 17,200 17,300 की तरफ जाएंगे। तो कोई भी टिप आता है निफ्टी में वी वुड सजेस्ट आप बाई कर सकते हो। एज ऑफ नाउ तो एसजीएक्स 17,000 के ऊपर दिखा रहा है। तो कोई भी टिप आता है आप लॉन्ग करके जाए। 16,800 का हमारा स्टॉप 16,840 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 17,100 17,200 एज पर इंट्राडे टारगेट। और कल की एक्सपायरी के लिए आप देखो तो 17,200 या 300 के बीच में भी मार्केट आ सकती है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न है। कहीं ना कहीं 39,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक मार्केट उसको होल्ड कर रखता है देयर आर चांसेस कि हम 40,000 40,200 के आसपास आएंगे। दूसरी बात, कल हमने देखा था कि मार्केट काफी टाइम 39,500 के नीचे सस्टेन था, लेकिन 39,500 के जो पुट राइटर्स थे उनमें हमने देखा था कोई भी शॉर्ट्स कवरिंग नहीं थी। डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट हमने देखा था कि 1,47,000 लॉट वहां पे होल्ड है, मतलब 49,000 का एक नया ओपन इंटरेस्ट एड ऑन हुआ है।
तो कहीं ना कहीं 49,500 के जो पुट राइटर्स है दे आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू सेटल अबाउट 39,500। सो बैंक निफ्टी में भी कोई भी गिरावट आती है या करंट मार्केट प्राइस 39,300 के आसपास का सेटलमेंट था, हम लॉन्ग करके जाएंगे। ऊपर में 40,000 तक के हमारे टारगेट है एंड 39,000 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा बैंक निफ्टी में। सो दोनों इंडाइसेस में हमारी बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी रहेगी। वो दोनों पे आपका भी नोटिस यही हो रहा है कि मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग हो रही है। आप ये कह रहे हैं 17,000 बना रहेगा तो अच्छी बात, और आपका 40,000 का टारगेट है। 17,200 सभी के लिए रेजिस्टेंस है, आप भी ये बात नोटिस कर रहे हैं। वैशाली भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैशाली, रीडिंग आपकी भी यही है कि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आई है, मार्केट सिर्फ बेस बनाने का काम कर रहा है, चलने का काम अभी नहीं कर रहा। वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली यस, वही हो रहा है, इंडेक्स मैनेजमेंट। 16,900 is held on very many times. So अभी मेरा तो इनफैक्ट रेंज और भी छोटा है, 17,150। कल जैसे हमने देखा मूवमेंट इज सो लेस दैट 16,900 के सपोर्ट से 17,100 150 तक मूव है। एंड बैंक निफ्टी ऑल्सो 39,300 का एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे। सो 40,100 वुड बी द नेक्स्ट टारगेट। वैसे नीचे की तरफ 16,800 और ऊपर 17,200, यही एक रेंज है जिसमें पिछले 2 हफ्तों से मार्केट्स में हम ट्रेंड देख रहे हैं। वैशाली, 17,150 के लेवल्स पर भी एक वॉच लिस्ट में इस लेवल को भी रखने की राय दे रही हैं। लेकिन आइए फिर इन लेवल्स के साथ साथ हमारे टेक्निकल पैनल के रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से ट्रेडिंग आइडियाज उन्होंने स्पॉट किए, वो भी जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग किरण, आप बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी में अब गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढ रहे हैं, तो क्या स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज भी खरीदारी के होंगे आज के लिए? हाई रिस्क ट्रेड्स और साथ ही कॉल ऑफ द डे बताइए अपनी। यस डेफिनेटली, जो दोनों स्टॉक्स है वो थोड़े मिड साइज तरफ के हैं। सो पहला हमारा रहेगा कॉल ऑफ द डे इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट के अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं मेजर कंसोलिडेशन के ऊपर ये स्टॉक निकला है। लास्ट ट्यूसडे भी हमने ये स्टॉक डिस्कस किया था, लेकिन अभी तक 5,000 का लेवल जो है वो होल्ड है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से चार्ट पैटर्न यहाँ पे हम देख रहे हैं, देयर आर चांसेस कि इसमें एक शार्प अपसाइड हम देख सकते हैं। 5,030 5,040 के आसपास की क्लोजिंग है। हमें लग रहा है कि इंडिया मार्ट में हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 5160 का हमारा टारगेट रहेगा, एज अ स्टॉप लॉस हम 4970 मेंटेन करेंगे इंडिया मार्ट के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल है वो पेटीएम है, ये हमारा हाई रिस्क कॉल है। अगर इसका डेली चार्ट पैटर्न हम देखेंगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ स्टॉक में कहीं ना कहीं 50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। रिसेंटली हमने देखा था एक वॉल्यूम के साथ इसमें अपसाइड आई थी 700 के आसपास, वहां से वापस से अपने प्रीवियस जो ब्रेकआउट लेवल है 600 को उसको रीटेस्ट करके कंसोलिडेट हो रहा है। लास्ट 3 दिन से हम देख रहे हैं कि मल्टीपल डोजीज कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशंस हो रहे हैं। तो 620 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट भी है। तो पेटीएम हम लॉन्ग करके जाएंगे 620 के आसपास। 655 का हमारा टारगेट रहेगा पेटीएम के ऊपर, एंड 604 एज अ स्टॉप लॉस हम पेटीएम के अंदर मेंटेन करेंगे। टीम आपकी कॉल है। मॉर्गन स्टैनली ने भी आज एक रिपोर्ट निकाली है, उनका टारगेट है 695। आप कह रहे हैं 655 का टारगेट रखो, 604 का स्टॉप लगाओ और इसके अंदर पोजीशंस लेके जा सकते हो। विशाली, आपकी आज की कॉल्स क्या है? मेरे स्टॉक्स में एक्चुअली गोदरेज कंज्यूमर है। कल हमने देखा रीटेस्ट किया प्रीवियस हाई को। सो आई वुड से स्मॉल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी 945 के स्टॉप लॉस के साथ, 980 का टारगेट है। और दूसरा है मारुति, जिसमें एक डबल बॉटम है डेली चार्ट पे। सो 8250 का एक सपोर्ट है। सो आई वुड स्टे बुलिश ऑन दिस फॉर अ बाउंस बैक फॉर अ टारगेट ऑफ 8500 एंड स्टॉप लॉस रहेगा 8150। चलिए, तो बिल्कुल 4 कॉल्स आ गई हमारे टेक्निकल पैनल की तरफ से, और चारों की 4 कॉल्स जो हैं स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज तो खरीदारी के ही है। लेकिन और खबरें कौन सी हैं जो कि आज फोकस में रहेंगी? त्रिमूर्ति सेगमेंट का रुख करते हैं, शरद से जानते हैं कौन से सेक्टर्स हैं, कौन सी थीम्स हैं, उनसे जुड़ी कौन सी खबरें हैं जो कि वो आज त्रिमूर्ति में लेकर आए हैं। गुड मॉर्निंग शरद, आप बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा कल्याण ज्वेलर्स और एक अहम ब्लॉक डील की अलर्ट है, जहां पे वॉरबर्ग पिंकस जो है लगभग 2.6 करोड़ शेयर्स यानी कि 2.5% स्टेक कंपनी जो है ओपन मार्केट में बेच सकती है। ब्लॉक डील के जरिए फ्लोर प्राइस रखा गया 110 रुपये प्रति शेयर का, जो लगभग 7% डिस्काउंट पे चल रहा है करंट मार्केट प्राइसेस का। और जो वॉरबर्ग पिंकस है उनका लगभग 26% स्टेक कंपनी में था दिसंबर क्वार्टर में। इसके अलावा दूसरा स्टॉक रहेगा फोकस में TCS, और यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि CXOs की जो कह सकते हैं अपॉइंटमेंट की प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो गई है। और इसके अलावा जो मोस्ट ऑफ द CXOs या जो लीडरशिप पोजीशंस फिल होने वाली है वो इंटरनली होने वाली हैं। और हारी मयंक विन जो है लाइकली CTO बनने वाले हैं TCS के अक्टूबर के महीने में। और 4 से 5 कैंडिडेट्स को जो है स्क्रीनिंग चल रही है उनके सबसे बड़े सेगमेंट BFSI सेगमेंट के लीड करने के लिए। तो यहाँ पे मैनेजमेंट रिजेक्ट होने वाली है अगले 6 to 12 मंथ्स में, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर भी रह सकता है स्टॉक के लिए। तीसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेगा
शुगर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। और यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि महाराष्ट्र स्टेट जो है शुगर प्रोडक्शन जो है वो कम करने वाला है और मिल्स जो है बंद होने वाले हैं। अब ये मिल्स कब बंद होने वाले हैं? फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। और लेकिन अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर तो ये 2 महीने पहले ही आंकड़ा देखने मिल रहा है। अब इसका क्या इम्पैक्ट होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो आगे जाते हुए शुगर एक्सपोर्ट्स है वहाँ पे जो है इम्पैक्ट देखने मिल सकता है और वो कम हो सकते हैं क्योंकि मिल्स बंद रहेंगे। और जब ये होता है तो अब याद रखिए महाराष्ट्र वन ऑफ द टॉप शुगर प्रोड्यूसर्स है, तो उसके कारण ग्लोबल प्राइसेस में भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसको जो है ज़रूर इस इम्पैक्ट एनालिसिस को ज़रूर समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि टीसीएस में काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आपने देखा होगा राजेश गोपीनाथ अभी उन्होंने अपना इंटेंशन शो किया है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ और काम करना चाहते हैं अपने मन का, शायद पढ़ने वगैरह जाएंगे आगे। लेकिन वहाँ पे एक लीडरशिप चेंज हुआ है। उसके बाद क्या हो रहा है वहाँ पे, कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज़ ब्रेक्स हम 8:30 बजे लेके आएंगे। ये टीसीएस की जो खबर शरद भी डिस्कस कर रहे थे। लेकिन मैं कुछ स्टॉक्स डिस्कस करना चाहूँगा। ये इंडिया मार्ट जो आपने किरण लिया है ये स्टॉक, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉल लिया आपने। इंडिया मार्ट का 1 साल का चार्ट लिखा है डायरेक्टर साहब। इंडिया मार्ट ट्रेडर रेडार से गिर चुका है, ऑलमोस्ट गायब हो गया था। क्यों? क्योंकि 10,000 वाला टॉप में नीचे की तरफ कहीं ना कहीं 4,000 तक गया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 3700 तक गया था। उसके बाद वहाँ से जो एक रिकवरी आई है, करीब 20% की रिकवरी आई है और 52 हाई की तरफ वापस आ गया। ये इसके चार्ट्स एक बार रिविजिट करके बताइए किरण, आपने ये क्यों लिया स्टॉक? ऑफकोर्स बाय कॉल है इस पर। आपका टारगेट है 5160 का, 200 रुपये आपको लगता है, 150 रुपये यहाँ से चल सकता है, बट क्या इसका बॉटम टोटल हो गया है? सो ओवरऑल इसका अगर हम डेली चार्ट इन डिटेल डिस्कस करें तो आपने जैसे बताया कि 10,000 से स्टॉक ऑलमोस्ट 50% करेक्शन हो चुका है। नीचे में हमने अगर मोर देन 50% करेक्शन हो चुका है। कहीं ना कहीं 37-3800 के आसपास मल्टीपल बॉटम्स है। उसके बाद जितने भी बॉटम इसके बने हैं वो हायर बॉटम बने हुए, तो मतलब एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट इस मार्केट इस स्टॉक को है। साथ ही साथ हमने देखा था कि ड्यूरिंग दिसंबर 2022 ये स्टॉक ने अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज दिया था। उसके बाद कंटिन्यूसली ये स्टॉक में हम देख रहे थे कि 5,000 का एक रेजिस्टेंस था जिसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था। लास्ट वीक उसने 5,000 को क्रॉस किया, लॉन्ग बिल्डअप के साथ, वॉल्यूम्स के साथ इसने 5,000 का लेवल क्रॉस किया, वहां पे कंसोलिडेट हुआ। अब कहीं ना कहीं आप मोमेंटम इंडिकेटर देखो तो मोमेंटम इंडिकेटर भी वापस अपने बुलिश जोन के अंदर आ रहा है। सो मल्टीपल पैटर्न ब्रेकआउट है। 5,000 का एक साइकोलॉजी रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर भी ये ट्रेड कर रहा है। तो और जो हमने बताया कि नीचे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ऊपर में 5,000 का एक रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, तो एक क्लियर कट असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट भी इसको हम कह सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में आप देखो तो कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है। सो मल्टीपल बुलिश पैटर्न हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस बेसिस के ऊपर एज अ ट्रेडर यस डेफिनेटली आप यहाँ से 100-150 पॉइंट का अपसाइड देख रहे हो, लेकिन एज अ इन्वेस्टर भी आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर ये स्टॉक 5,000 के ऊपर कंटिन्यूसली टिक जाता है तो डेली चार्ट के ऊपर एक गैप है 5800 तक का, तो चांसेस है ये स्टॉक 5800 तक भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 3 से 6 महीने के होल्डिंग पीरियड रहेगा। तो डेफिनेटली एज अ इन्वेस्टर और एज अ ट्रेडर दोनों के लिए इंडिया मार्ट लुकिंग एट वेरी गुड प्राइस। ये मार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल भी हमने इसको डिस्कस किया था डेरिवेटिव्स कॉल्स के अंदर। और अजय आप बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या है, पिछले 2 दिन से ये अपने 200 दिनों की एवरेज के ऊपर आया है। ये पहला पॉइंट है इसका सिग्नल का। दूसरा, बेस अच्छा बन रहा है, इसका ब्रेकआउट का कैंडिडेट है। ये जो लाइंस आप देख पा रहे हैं ये टिपिकली एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है और गैप इतना बड़ा है ऊपर से टूटने का कि ये 50% है ऑलमोस्ट। अगर 20%, 10%, 30% भी रिकवरी आ जाती है तो भाव बहुत अच्छे मिलेंगे। इंडिया मार्ट पे ज़रूर ध्यान रखा जाए। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो चलिए इंडिया मार्ट पर तो नजर रहेगी ही और इस पर किरण की कॉल भी है। बाजार खुलने पर किस तरह से रिएक्ट करता है इस पर नजर होगी। लेकिन वैशाली, इंफ्रा स्टॉक्स पर आपका नजरिया क्या बन रहा है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन इंफ्रा से जुड़ी कंपनियां जो है ऑर्डर विंस के चलते या सबसे कम बोलियां लगाने के चलते काफी हद तक फोकस में है। कल भी 2 खबरें आई, दिलीप बिल्डकॉन और पीएनसी इंफ्रा। दोनों स्टॉक्स को लेकर न्यूज फ्लो है। दिलीप बिल्डकॉन एएनएचएआई प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है और आंध्र प्रदेश में 780 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाई है, बड़ा आंकड़ा है। और साथ ही पीएनसी इंफ्रा की अगर बात करें, परिवहन मंत्रालय के प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने सबसे कम बोली लगाई है। 820 करोड़ के ही प्रोजेक्ट्स के लिए इन्होंने बोलियां लगाई हैं। इंफ्रा स्पेस लगातार फोकस में है और अब सिविल कंस्ट्रक्शन में भी हम देख रहे हैं काफी हद तक एक्शन। स्टॉक्स में गिरावट है, इसे एंट्री पॉइंट के तौर पर लेना चाहिए या नहीं? So because
बिकॉज दिलीप बिल्डकॉन आप देखेंगे तो डीप ओवरसोल्ड, सो हो सकता है फॉर अ बाउंस बैक के लिए एक ले सकते हैं, बट फिलहाल तो एक बुलिश कैंडल भी नहीं बनी है। आई थिंक नियर टर्म भी अगर आप देखेंगे तो 185 190 के ऊपर सस्टेन करता है तो उम्मीद रख सकते हैं 220 तक एक बाउंस बैक। बट इससे अलावा आई थिंक एनसीसी इज अ बेटर पिक बिकॉज एनसीसी का स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। इन दैट रिगार्ड इवन केईसी इज प्रीटी डिसेंट, सो केईसी में एक ध्यान दिया जाए। फ्रंट लाइन में ऑफ कोर्स लार्सन, सो दिलीप बिल्डकॉन एंड पीएनसी इंफ्रा में कुछ चार्टिकली मुझे कुछ अभी तो फिलहाल तेजी नहीं लग रही है। पे और जरा व्यू पॉइंट लेते हैं। आज इनकी एक बोर्ड की बैठक है जो कि डिविडेंड को लेकर है। टिपिकली वेदांता काफ़ी सारे पोर्टफोलियो में इसलिए भी होता है क्योंकि डिविडेंड के हिसाब से वो लोग रखते हैं। वेदांता एक बार जरा चेक करेंगे आप किरण, वेदांता पोजीशंस लेके रखें और जिन्होंने नहीं ले रखी क्या वो भी ले ले। वेदांता की अगर हम बात करें तो कल जिस तरह से मेटल्स के अंदर हमने एक अपसाइड देखी थी, वेदांता एक अच्छे लेवल के ऊपर अवेलेबल है। हालांकि अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा हाई रिस्क की कॉल है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से रिसेंट में हमने रैली देखी है, ओवरसोल्ड टेरिटरी से निकला हुआ है, मल्टीपल बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमें दिख रही है। और साथ ही साथ प्रीवियसली जब इसने 213 210 के आसपास का बॉटम बना के जब ये स्टॉक निकला था तब हमने देखा था कि सितंबर 2022 के आसपास ये स्टॉक 270 280 के आसपास कंसोलिडेट हुआ। वो कंसोलिडेशन के बाद हमने देखा कि 330 तक के अपसाइड लेवल भी आए थे। तो कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल 270 के आसपास ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो आप स्टैगर्ड मैनर में बाय कीजिए, एक इंस्टॉलमेंट में बाय करते रहिए। 270 से लेके 260 ये हमारा एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। तो एग्रेसिव बेट करंट मार्केट प्राइस से तो हम सजेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन गिरावट पे बाई करते रहिए। आप 260 तक आप एक्यूमुलेशन जोन समझिए। 250 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, ऊपर में स्टॉक 290 का एक हर्डल है, जैसे ही 290 क्रॉस करेगा ये स्टॉक वापस 330 340 तक डेफिनेटली वेदांता जा सकता है। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी 250 के स्टॉप लॉस के साथ। वैशाली, स्टॉक है यूपीएल, बाजार इसको लेने के लिए बड़ा इच्छुक रहता है, हर समय बहुत बुलिश रहता है, लेकिन स्टॉक चलता नहीं है। कल खबर यह आई है कि प्रमोटर ग्रुप ने 23 लाख शेयर फ्रेश खरीदे हैं बाजार से। और मैं आपको बता दूं अपने व्यूअर्स को कि लगातार यूपीएल में प्रमोटर्स खरीद रहे हैं। 6 साल के हाईएस्ट लेवल पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग पहुंच गई है, 32% प्रमोटर होल्डिंग पहुंची है। पहले ये 28-29 हुआ करती थी, फिर 30 क्रॉस करी, अब करीब करीब 32% पे आ गई। तो इस बाइंग के बावजूद स्टॉक में एक्शन नहीं है। ये समझ में आ रहा है कि कहीं से सप्लाई आ रही है, किसी फंड से आ रही है। चार्ट्स कुछ बता रहे हैं क्या, वॉल्यूम, प्राइस एक्शन? ये 700 रुपये कब क्रॉस करेगा? ये इनफैक्ट 850 से नीचे होके आया ये, अब एक बहुत टाइट रेंज में अटका हुआ है। ये देखिए करीब करीब ये 650 से 700 वाली रेंज में काफ़ी टाइम से अटका हुआ है। इस पर कोई ट्रेड बन रहा है क्या? I don't think so because consolidation ही है। तो कई आप लंबे टाइम फ्रेम से भी देखेंगे तो एक अच्छा सा ट्रेंड बना ही नहीं है। फिलहाल एक कंसोलिडेशन है। सो अगर रियली इफ द स्टॉक हैज टू शो सम इंपैक्ट 680 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जाए और ज्यादा से ज्यादा 750 तक हम देख सकते हैं। उसके बाद हम कंफर्म कर सकते हैं वेदर देयर इज स्ट्रेंथ इन द स्टॉक और नो। बट फिलहाल मुझे कुछ इंडिकेटर्स भी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। कल वॉल्यूम जरूर थोड़ा पिकअप हुआ है बट नथिंग मच टू टॉक अबाउट। तो हो गए ट्रेड को, लेकिन इन्वेस्टमेंट में कुछ बन रहा है क्या? क्योंकि केमिकल स्टॉक्स यूपीएल छोड़ के अगर आप देखें, विनोद मोदी आ गए, उनसे ये चर्चा आगे लेके चलते हैं। विनोद, केमिकल और एग्री केमिकल स्टॉक्स में एक करंट वापस आया है काफ़ी दिनों बाद। पूरा सेक्शन जो है 3-4 दिन से कुछ 2-4 स्टॉक जो है एक्टिव हो गए हैं। यूपीएल कब चलेगा? अब तो इसमें तो प्रमोटर्स भी खरीद रहे हैं। 6 साल के हाईएस्ट लेवल्स पे इनकी प्रमोटर शेयर होल्डिंग आ गई है। वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी। जहां तक केमिकल का सवाल है, देखिए केमिकल स्टॉक्स चूंकि डिमांड में थोड़ा कंसर्न था कुछ महीनों से, जिसके वजह से केमिकल स्पेस देखे तो अंडर परफॉर्म करी है। और यहाँ से एक्सपेक्टेशंस ऐसा है कि एग्रो केमिकल विल डू बेटर कंपेयर टू अदर केमिकल, बिकॉज एग्रो केमिकल्स में अगर देखें तो ओवरऑल ग्लोबली ग्रेन प्रोडक्शन की बात जो की जा रही है, जो रिलेटिवली बेटर है कंपेयर टू अदर केमिकल्स। तो उसमें जो विजिबिलिटी वाइज देखे तो एग्रो केमिकल्स में विजिबिलिटी एज ऑफ नाउ बेहतर उभर के आ रही है कंपेयर टू अदर्स, जहाँ पे जो बेसिकली डिस्क्रिशनरी लेड कंजम्पशंस होते हैं वहाँ पे उनमें थोड़ा सा विजिबिलिटी उतनी बेहतर नहीं है। तो मुझे लगता है एग्रो केमिकल में ही भी कि एग्रो केमिकल के अंदर भी देखे तो विनती ऑर्गेनिक्स फॉर एग्जांपल अच्छे करने से। एट द सेम टाइम यूपीएल, डेफिनेटली यूपीएल में जैसे बोला कि आपने बताया कि प्रमोटर्स कंसिस्टेंटली अपने स्टेक बढ़ा रहे हैं।
लेकिन ईपीएल का जो मेजर कंसर्न जिसकी वजह से स्टॉक अंडर परफॉर्म करी है कुछ महीनों में या कहें कि कुछ 1-2 सालों में, उसका सबसे बड़ा रीजन रहा है कि बहुत ज्यादा उनके बैलेंस शीट में डेट होना, राइट। आपको याद होगा कि कुछ 2 क्वार्टर पहले इसने ग्रुप लेवल पर रिस्ट्रक्चरिंग की थी, जिसके बाद ये काफी अनुमान लगाया जा रहा था कि ग्रुप लेवल डेट में काफी कमी आएगी, जो अभी तक दिखी नहीं। मैनेजमेंट अगर पिछला कॉन कॉल को आप एनालाइज करें तो मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा था कि ये क्वार्टर इज गोइंग टू बी क्वाइट क्रूशियल फॉर देम। उसने बोला था कि लगभग $2 बिलियन का डेट रिड्यूस मार्च क्वार्टर में करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर वो कंपनी ये करने में सक्षम हो जाती है, अगर डेट अच्छा खासा लगभग $1.5 से $2 बिलियन अगर रिड्यूस कर देती है ये क्वार्टर में, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि स्टॉक में और आप देखोगे कि क्वार्टर के नंबर के बाद काफी अच्छा तेजी आ सकती है। और चूंकि मैनेजमेंट एक साइड में अपने स्टॉक बाय कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक इंडिकेशन है कि जो मैनेजमेंट जो बताया था डेट रिडक्शन के प्लान में, वो कंसिस्टेंट वो टू एन एक्सटेंट मुझे लगता है अचीव कर लिया है। तो मुझे लगता है ये जो डेट रिडक्शन वाला प्लान है ना, वो एक बहुत बड़ा की ट्रिगर हो सकता है। तो निवेशक लोग को मुझे लगता है कि ये चीज में ध्यान देनी चाहिए। अगर ये डेट रिड्यूस कर लिया $2 बिलियन, तो स्टॉक नो डाउट 700 से 800 जाने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये $2 बिलियन का डेट रिडक्शन काफी बड़ा अमाउंट होता है, जिसकी वजह से उसके अर्निंग्स इंप्रूवमेंट काफी बेहतर होगा। ठीक है, ये बहुत आपने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, लेकिन आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है टीसीएस में, जो लीडरशिप लेवल पे चेंजेस चल रहे हैं। हमने देखा राजेश गोपीनाथ ने अभी रिजाइन भी किया था, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पे। सुरभि अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारी सहयोगी हैं इकोनॉमिक टाइम्स में, एडिटर टेक्नोलॉजी, और वो एक्सक्लूसिव स्टोरी लेके आई हैं कि उसके राजेश के अलावा भी वहाँ पे काफ़ी सारे फेरबदल चल रहे हैं और कैंडिडेट्स को एनालाइज किया जा रहा है बड़े रोल्स के लिए। सुरभि, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह हमसे बात करने के लिए। समझाएं आप कि वहाँ पे किस लेवल पे एनालिसिस चल रहा है, इंटरव्यूज चल रहे हैं, इंटरनल काम शुरू हो गया है, कुछ और फेरबदल एक्सपेक्टेड है? राइट, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो जैसा कि आपने कहा कि राजेश गोपीनाथन पिछले दो हफ्ते पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया था। इनफैक्ट वो जो न्यूज थी वो बहुत ही सडन थी और इट सेंड काइंड ऑफ शॉक वेव्स इन द इंडस्ट्री, बिकॉज ऐसा कुछ मूव एक्सपेक्टेड नहीं था। और राजेश के 4 साल बचे थे एज सीईओ इन हिज टेन्योर। बट आज की जो हमारी खबर है वो उसके हिसाब से सिर्फ राजेश गोपीनाथन ही नहीं, सीईओ लेवल पे चेंजेस नहीं, बट ऑन अ होल विद इन टीसीएस एट द टॉप लेवल बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, जिसमें से मेन ये है कि उनका जो सीटीओ है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर करंटली मिस्टर अनंत कृष्णन, वो अक्टूबर में रिटायर है। उनकी जगह पे हैरिक विन जो करंटली इनोवेशन ऑफिसर है, उनको अपॉइंट किया जाएगा एज सीटीओ। अक्टूबर में जब मिस्टर आनंद कृष्ण रिटायर करेंगे तो ये चेंज होने वाला है। उसके अलावा जो कंपनी के सीओओ हैं, जो करंटली गणपति सुब्रमण्यम है, वो भी अगले साल मई में रिटायर कर रहे हैं। तो उसके लिए कंपनी करंटली ये सोच रही है कि वो किसको अपॉइंट करे, और काफी सारे कैंडिडेट्स जो है वो फ्रंट रनर्स हैं, कंटेंडर्स हैं। उसमें से एक नाम जो सामने आ रहा है वो है कृष्णन रामानुजम का, जो करंटली अभी प्रेसिडेंट हैं टीसीएस में, और इनफैक्ट नैस्कॉम जो इंडस्ट्री बॉडी है आईटी की, उसके भी वो है इस करंट ईयर के। तो वो एक फ्रंट रनर समझे जा रहे हैं इस रोल के लिए, जबकि और भी 2-3 एग्जीक्यूटिव्स हैं, जैसे कि आशीष घोष, मिस्टर सुशील, जो भी प्रेसिडेंट लेवल पे हैं और सीईओ को रिपोर्ट करते हैं। तो ये सारे एग्जीक्यूटिव जो है वो सीओओ रोल के लिए हैं। एक और चेंज जो टीसीएस में इस टाइम हो रहा है वो उनकी चीफ डाइवर्सिटी ऑफिसर मिस रितु आनंद रिटायर कर रही हैं मार्च में। उनकी जगह पर मिस प्रीति डिमेलो जो यूएस बेस्ड है, उनको अपॉइंट किया जा रहा है एज चीफ डाइवर्सिटी ऑफिसर। और जो लास्ट चेंज और सबसे इनफैक्ट इन अ वे बहुत महत्वपूर्ण चेंज है, वो ये है कि जब राजेश गोपीनाथन ने रिजाइन किया तो उनकी जगह पे बीएफएसआई हेड मिस्टर के कृतिवासन को अपॉइंट किया गया है एज सीईओ। तो अभी जो बीएफएसआई हेड की जो पोजीशन है वो भी इस टाइम पे खाली है। तो कंपनी जो है अपने इंटरनल पूल में से 4-5 कैंडिडेट्स को कंसिडर कर रही है, और हमने ये जानकारी पाई है कि अगले 3-4 महीने में वो इसके लिए भी एक एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करेंगे। जैसा कि टीसीएस में प्रैक्टिस है कि वो अपने इंटरनल पूल से ही एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट करते हैं। टीसीएस एज अ कंपनी डजंट रियली लुक आउटसाइड फॉर पीपल, एंड वो बिलीव करती है कि जो इंटरनली उन्होंने कैंडिडेट्स
ग्रूम करे हैं उनको ही वो फ्यूचर रोल्स में एलिवेट करें। तो जब भी कोई रिटायर होता है या जब भी कोई एग्जिट होती है कंपनी से, सो दे अपॉइंट पीपल फ्रॉम देयर इंटरनल पूल। बैक टू यू। बिल्कुल सुरभि, आपका शुक्रिया इस खबर पर सारी की सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर दैट। तो ये थी हमारी सहयोगी टेक्नोलॉजी ET की एडिटर सुरभि, और वो हमसे बात कर रही थी इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है। विनोद, क्विकली आपसे इस पर एक आउटलुक आपका जानना चाहेंगे, क्योंकि इंटरनल वर्कफोर्स जो है TCS की, उन्हें ही ग्रूम करके अब यहाँ से नए पदों पर, टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस पर लाने की खबर आ रही है। कैसे देखते हैं, वो भी तब जब IT सेक्टर में काफी ज्यादा न्यूज फ्लोज हैं, ग्लोबल IT सेक्टर में भी काफी कुछ हम देख चुके हैं पिछले दिनों। जी हाँ, TCS अगर स्पेसिफिकली TCS की बात करें तो ये जो डेवलपमेंट है जो इंटरनली प्रमोट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये इसमें कुछ बहुत बड़ा ऐसा सेटबैक वाली चीज नहीं है, राइट। एट द सेम टाइम जो ओवरऑल अगर IT इंडस्ट्री के देखें तो मुझे लगता है IT इंडस्ट्री में जो हम लोग लगभग 1 महीना पहले जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि IT इंडस्ट्री में आउट परफॉर्मेंस अभी होने वाला है और टेलवाइंस बहुत सारे नजर आ रहे थे, लेकिन चूंकि ये जो US में जो बैंकिंग सेक्टर में हुआ उसके वजह से कुछ ऐसा लगता है कि ये शायद जो हम IT इंडस्ट्री का जो रिवाइवल सोच रहे थे इन टर्म्स ऑफ स्टॉक वाइज एंड ऑल, वो मुझे लगता है कि 1-2 महीने और शायद डिले कर सकता है, क्योंकि अगर ओवरऑल IT एक्सपोजर देखे डोमेस्टिक कंपनियों की, तो खासकर BFSI में तो लगभग 50-55% का एक्सपोजर होते हैं, जो काफी सब्सटेंशियल माना जाता है। जहां पे मुझे लगता है थोड़ा सा आउटलुक थोड़ा सा भी अनक्लियर हो गया है, तो जो जिसकी क्लैरिटी आने में भी मुझे लगता है कि 1.5 से 2 महीने लग सकते हैं टिल द टाइम। लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये है कि IT इंडस्ट्री के लिए, खासकर ये जो लार्ज कैप IT के लिए, कि अगर ये देखें कि जो हम पहले जो बोल रहे थे कि वेंडर कंसोलिडेशन की चीज हो रही है, कॉस्ट टेकआउट डील्स निकल के आ रहे हैं, तो ये सब चीज ये लार्ज कंपनियों को अभी भी फेवर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो डील विंस में हम कंसिस्टेंटली ट्रैक्शन देखते आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। एंड डेफिनेटली स्टॉक्स अगर 1 महीने के लिए, तो स्टॉक में लास्ट 1 महीने में जिस हिसाब से करेक्शन आई है, फॉर एग्जांपल TCS की बात करें तो TCS अभी का वैल्यूएशन अभी देखें तो 24 से 25 टाइम आ गया है, जो काफी अट्रैक्टिव लगता है। तो मुझे लगता है कि यस, थोड़ा सा टाइम करेक्शन हो सकता है इन स्टॉक्स में, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि निवेशकों को थोड़ा करके स्टॉक एक्यूमुलेट करना चाहिए करंट वैल्यूएशन के लेवल के हिसाब से, टू जनरेट हेल्दी डेल्टा ओवर द ईयर्स। जो रिटायरमेंट होनी है वो तो होनी ही है ना, ये बात तो पॉइंट है। और दूसरा, जैसे सुरभि बता रही थी कि उसकी जगह रिप्लेसमेंट कंपनी पहले से ही ढूंढ के रख रहे हैं ताकि किसी तरह का कोई हो हल्ला ना हो। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, जैसे विनोद कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके निवेशकों के शेयर को प्लस करके ही रखना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है, ध्यान रखिए शेयर पे। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर भी है जो बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है। जियो ने सबसे सस्ता ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च कर दिया। ये 200 से कम का है। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या सिर्फ एक ही प्लान सस्ता हुआ या फिर बहुत सारे, बताने के लिए सौमित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौमित, सारी डिटेल बता दो आप। जियो ने ये नए सेट ऑफ ब्रॉडबैंड प्लान्स लॉन्च किए। इनफैक्ट ये सबसे चीपेस्ट प्लान है 198 का जो उन्होंने लॉन्च किया है लोअर एंड पे। इनफैक्ट जो प्लान है वो किसी पोस्टपेड प्लान से भी सस्ता है ब्रॉडबैंड में। अब उन्होंने कभी 7 नए प्लान्स लॉन्च किए हैं और 2 जो एग्जिस्टिंग प्लान्स हैं उनको रिवैम्प किए हैं। जो प्लान्स के रेंज है वो 198 से शुरू होते हैं और 1499 तक जाते हैं। और बिगर साइज़ वाले जो प्लान्स है उसमें उन्होंने जो OTT ऐप्स को है उसको भी बंडल किया है, साथ में लाइव चैनल्स को भी बंडल किया है। जैसे कि 299 का प्लान है, उसमें वो 6 OTT ऐप्स का एक्सेस दे रहे हैं, प्लस 400 लाइव टीवी चैनल्स दे रहे हैं। 398 का जो ऐप है 398 का जो प्लान है उसमें 14 OTT ऐप्स का वो एक्सेस दे रहे हैं और 550 लाइव टीवी चैनल्स दे रहे हैं। तो क्यों जियो ने ये प्लान्स अभी लॉन्च किए? जैसे कि सबको पता है कि IPL जो अभी शुरू होने वाला है उसका फ्री व्यूअरशिप जियो सिनेमा में किसी भी यूज़र को मिल सकता है। तो जो ब्रॉडबैंड साइड में इसका बेनिफिट हो सकता है उसको सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करने के लिए कंपनी ने ये नए प्लान्स लॉन्च किए हैं। अब जो नए प्लान्स है वो लोअर साइड जो क्राइटेरिया है, जो कि लोअर स्पीड और लो अफोर्डेबिलिटी वाले कस्टमर्स हैं उनको टारगेट करने के लिए है। और ज़्यादातर ये जो प्लान्स है ये केबल और DTH यूज़र्स को टारगेट करने के लिए कंपनी ने बनाया है। इससे कंपनी के जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज़ है वो भी बढ़ जाता है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में करीब 4.5 करोड़ से ज़्यादा केबल यूज़र्स है और 6.5 करोड़ से ज़्यादा DTH यूज़र्स है, जो कि ऑन एन एवरेज 150 to 200 रुपीज़ पर मंथ स्पेंड करते हैं केबल और DTH सर्विस में। तो ये जो टोटल एड्रेसेबल
मार्केट है ये अब रिलायंस जियो केटर कर सकता है अपने नए प्लान्स के साथ। अब अगर आप देखेंगे तो पास्ट में भी जब रिलायंस जियो ने सबसे पहला ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च किया था अगस्त 2020 में, तब एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमें ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर बेस में देखने मिला था। इनफैक्ट जियो के प्लान्स लॉन्च होने के पहले जो सब्सक्राइबर बेस था वो करीब 4.2% के कैगर से ग्रो कर रहा था, और जब से जियो ने लॉन्च किया है तब से जो सब्सक्राइबर बेस है वो करीब 22% के कैगर से ग्रोथ किया है, और ऐसा ही ग्रोथ आगे चल के भी देखने को मिल सकता है क्योंकि जो प्लान्स रिलायंस जियो ने लॉन्च किए हैं वो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट है पूरे इंडस्ट्री में। बट थोड़े बहुत कंसर्न्स भी है नए प्लान को लेके, क्योंकि अगर आपको याद होगा पास्ट में करीब 10,000 करोड़ से ज़्यादा कंपनी ने इन्वेस्ट किया था हैथवे और डेन को अक्वायर करने के लिए, जो कि केबल ऑपरेटर्स है, और चूंकि ये प्लान केबल साइड वाले बिजनेस को टारगेट कर रहा है तो ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ था रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये अब रिडंडेंट हो जाता है। उसी के साथ ये नए प्लान्स की वजह से एनालिस्ट और इन्वेस्टर कम्युनिटी को ये भी थोड़ा डाउट है कि 5G यूज़र बेस जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो हो सकता है, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर्स ब्रॉडबैंड पे रहे तो 5G ग्रोथ आगे चल के कम हो सकता है, ऐसा भी एक कंसर्न है इन्वेस्टर और स्ट्रीट को। बट अब यूज़र कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो प्लान्स जियो ने लॉन्च किए हैं वो सबसे ज़्यादा सस्ते हैं आज के टाइम पे मार्केट में। वैशाली, रिलायंस इंडस्ट्रीज को जरा प्राइस एक्शन में देखिए बताइए। कल मैंने बाजार खुलते ही लॉन्ग पोजीशंस ली थी और अभी मैं होल्ड कर रहा हूं पोजीशंस। कल इंट्राडे 2.5% का अपमूव आया, फिर भी 1.5% नेट अपमूव बरकरार रहा। कल अगर आप देखें डायरेक्टर साहब, कल क्या हुआ, CLSA के लॉरेंस बलांको ने लंबा टारगेट दिया, सस्ता हो गया वैल्यूएशन ऐसा कहा ब्रोकरेजेस ने, सब मिला के 30-35% का हाइक ब्रोकरेजेस देखती हैं। क्या इस भाव पे पोजिशनली भी लेके खड़े रह सकते हैं रिलायंस? वैशाली, फिलहाल ट्रेंड सही लग रहा है और कल की जो कैंडल भी बनी है इट लुक्स पॉजिटिव। सो नियर टर्म टारगेट मेरे ख्याल से 2280 2300 तक आना चाहिए। 2300 के ऊपर सस्टेन करता है सो देन आई वुड लुक फॉर हायर टारगेट्स ऑफ 2400 to 2500 लेवल्स। क्या 2400 प्लस तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं? ये एक सस्ता प्लान भी है। कल हमने लॉरेंस बलांको से भी बातचीत की थी, जब उनसे पता किया कि क्या करना चाहिए तो उन्होंने कहा रिलायंस के शेयर पर धीरे धीरे एकुमुलेट करना चाहिए। उन्होंने रीजनिंग भी दी थी, वो रीजनिंग अभी आपकी प्लेट पे, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी प्लेट की फॉर्म पे, कि वो क्या वजह बता रहे थे और क्यों रिलायंस को खरीदारी की रिकमेंडेशन दिखा रहे थे। उनका रेंज जो बाजार को लेकर है वो एक अलग है, लेकिन जो रिलायंस को लेकर बात है वो ये कह रहे हैं कि खरीदारी का एक मौका है, रिस्क रिवॉर्ड इस समय बेहतर है। ये कुछ एक पॉइंट्स उनकी तरफ से, और वो कह रहे हैं कि आगे चल के मार्केट्स के अंदर भी उनको पोजीशनिंग ठीक लगती है। हमने चार्ट भी आपके लिए ड्रॉ कर दिया है बैक टू बैक, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट एरिया, इसलिए वैशाली का कॉन्फिडेंस आ रहा है कि 2400 तक पुल बैक दिखाएगा। ध्यान रखें, पुल बैक और तेजी में फर्क होता है, फिलहाल ये पुल बैक है। खैर, इस बीच खुश बोरा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार उनका भी स्वागत करते हैं और एक बार उनसे समझते हैं कि उनकी आज के ट्रेड कौन से हैं। हमारे पास फिर शुगर वाले स्टॉक्स भी हैं जिस पे खबर है, उसके बारे में भी पता करेंगे। खुश, गुड मॉर्निंग। फटाफट से पहले अपने सौदे बता दीजिए आज। जी हाँ डिम्पी, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे 2 कॉल्स हैं, दोनों ही ऑन दी बाई साइड है। पहला है ग्रासिम। देखिए, स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा अप ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए देखा है और पूरे स्पेस में एक्शन रहा है। तो मेरे हिसाब से 1660 के टारगेट के लिए इसे बाय कर सकते हैं और 1615 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज AIA इंजीनियरिंग। अगेन ये स्टॉक इट्स गेनिंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। अगर आप देखें तो इसने अपने जो नए हाइज हैं इनको भी टच किया है और मोमेंटम इसमें बरकरार है और पूरे स्पेस में ही हम जानते हैं अच्छा खासा ट्रैक्शन है। तो 2975 के टारगेट के लिए इसे बाय कर सकते हैं, 2850 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लिए 2 कॉल्स ग्रासिम और AIA इंजीनियरिंग, दोनों में खरीदारी की कॉल इस वक्त कुछ की तरफ से। तो ये जोड़कर हमारे तीनों टेक्निकल एक्सपर्ट्स के जो ट्रेडिंग आइडियाज हैं मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी के, लेकिन ट्रेडिंग के साथ साथ फंडामेंटल नजरिया भी बाजार का जानना काफी हद तक जरूरी है। और फंडामेंटल नजरिया जानने के लिए हर रोज बाजार के मार्केट एक्सपर्ट से हम बातचीत भी करते हैं। ऐसे ही एक मार्केट एक्सपर्ट कोटक AMC के CIO हर्षा उपाध्याय हमारे साथ जुड़े और बाजार पर विस्तार से उन्होंने अपनी बातचीत रखी, अपना नजरिया रखा। उनका ये कहना था कि बाजार में अभी भी चुनौतियां बरकरार है, निवेशकों को खपत यानी कि कंजम्पशन वाले शेयरों पर खास तौर से फोकस करना चाहिए। अगले 2 से 3 तिमाही के लिए FMCG के मुनाफे में उन्हें सुधार की उम्मीद नजर आती है। आइए आपको सुनाते हैं वो कॉन्वर्सेशन। देखिए, इस मार्केट में ऐसा तो नहीं है कि कोई चिंता के विषय नहीं है, ऐसा तो नहीं बोल सकते। और इसी के कारण पिछले 18 महीने तक ये रेंज बाउंड मार्केट चलते हुए आ रहा है। और जो आपने बताया और उसके अलावा भी कुछ चिंताएं हैं, जैसे कि ग्लोबल ग्रोथ को अगर आप देखते हैं तो अभी भी अनसर्टन है। महंगाई का जो आउटलुक अगर देखते हैं वो भी आज के दिन पे इतना कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं है।
अर्निंग्स रिकवरी का बात करें, जरूर ये डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो एक्सपेक्टेशंस जो पहले था वहां तक पहुंच पा रहा है। तो काफी सारे ऐसे चिंता के विषय हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ये बहुत सारे जो विषय हैं हमारे सामने शॉर्ट टर्म में दिख रहे हैं, ये इतने बड़े नहीं है कि जो लॉन्ग टर्म में भी मार्केट के वैल्यूएशन पे एक तरफ से असर रख सकता है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि काफी कुछ आज के मार्केट के वैल्यूएशंस में डिस्काउंटेड है और बहुत ज्यादा यहाँ से मंदी नहीं करना चाहिए। आज के दिन में हमारे पोजीशन तो अंडरवेट पोजीशन है ये सारे कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स पे, लेकिन जरूर हमें भी लगता है कि अगले 2 या 3 क्वार्टर्स में यहाँ पे जो कॉस्ट इन्फ्लेशन के वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी पे एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है वो शायद कम होते हुए नजर आएगा। और ये भी है कि जो एक तरफ से पेंटअप डिमांड जो था कोविड डिसरप्शन के बाद, जो फेस्टिव सीजन से पहले तक काफी अच्छा दिखाई दे रहा था, वो अभी थोड़ा नरम हुआ है। इसमें कितना शॉर्ट टर्म साइक्लिकल फैक्टर्स है, कितना स्ट्रक्चरल है, बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें लगता है कि जरूर प्री इलेक्शन ईयर में रूरल स्पेंड भी गवर्नमेंट की तरफ से काफी ठीक ठाक रहेगा। तो उस हिसाब से हमें नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कंजम्पशन पे, डिमांड पे कुछ असर पड़ेगा। जरूर ये भी है कि मानसून आज के दिन में थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है, लेकिन सब फैक्टर्स को देखते हुए भी हमें लगता है कि यहाँ से 2 या 3 क्वार्टर में यहाँ एफएमसीजी और काफी सारे कंजम्पशन ओरिएंटेड जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आज के दिन में हमारा पोजीशन अंडरवेट है, लेकिन हम जरूर इस सेक्टर को एक ध्यान में रखेंगे, और अगर यहाँ से वैल्यूएशन करेक्ट होते हुए नजर आता है तो जरूर ध्यान रखें। बढ़ते हैं, टेक महिंद्रा की बात करना जरूरी है। किरण, टेक महिंद्रा में एक ब्रोकरेज का टैक्टिकल सेल आया है, खैर मैं उस पर ओपिनियन ले रहा हूँ, लेकिन टेक महिंद्रा 1000 वाला 1100 हो गया, इसमें कुल 100 रुपये की तेजी आई है। इसमें लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड आपको कैसा दिखता है? सो ओवरऑल जिस तरह से आईटी अंडर परफॉर्म कर रहा है उसके चलते अगर हम टेक महिंद्रा को कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसमें इंटरमीडिएट बॉटम हो चुका है। रीजन बीइंग आईटी में हमने देखा है कि ऑलरेडी आईटी इंडेक्स की मैं बात करूं तो सेकंड टाइम अपने जो लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इस दरमियान अगर हम टेक महिंद्रा का चार्ट चेक करें तो वो अपने जो प्रीवियस लो है उससे ऊपर, काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसे आपने बताया कि 900 का जो इंटरमीडिएट बॉटम अभी बनाया था रिसेंटली, जब आईटी सेक्टर ने भी बॉटम बनाया था, तो आईटी सेक्टर वापस वहीं पे है, आई मीन आईटी इंडेक्स वहीं पे है, और कहीं ना कहीं ये 900 वाला स्टॉक 1100 के ऊपर है। तो ये एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखा रहा है। साथ ही साथ अगर इसका चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। लास्ट 2 टाइम्स हमने देखा था कि 1100 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया था, उसके बाद 1150 तक गया, वापस नीचे में स्टॉक 1050 तक आया। अब 1050 के आसपास इसकी मल्टीपल मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है, तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है लॉन्ग करके जाना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 1050 के नीचे का मेंटेन कीजिए, और जिस तरह से चार्ट पैटर्न है, अगर आईटी में कोई भी बॉटम आउट होता है या तो यहाँ से आईटी थोड़ा भी परफॉर्म करता है ओवरसोल्डनेस के कारण, तो टेक महिंद्रा उसमें आउट परफॉर्मर रहेगा। ऊपर में 1160 का हमारा टारगेट रहेगा इनिशियली, जैसे ही 1160 क्रॉस करेगा देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 1280 1250 तक के टारगेट टेक महिंद्रा में देख सकते हैं। तो अगर आईटी के अंदर किसी को सिलेक्ट करना है इन्फोसिस टीसीएस के बाद, तो आई वुड प्रिफर टेक महिंद्रा वुड बी द चॉइस। शुगर कंपनीज को भी लेकर बातचीत एक बार कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बज़ है। मैं अपनी स्क्रीन से आपको ये दिखा सकता हूँ कि इस समय डॉलर टर्म्स में जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं टिपिकली शुगर्स का, उसका भाव इस समय मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, वो करीब $21 के आसपास है, और ये नया ब्रेकआउट है और एक अच्छा मूव भी है। खुश, आपको सिर्फ ये देख के बताना है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका पोजीशन अभी ली जा सकती है शुगर में। नॉर्थ की भी है और महाराष्ट्र की भी है। खबर जो भी आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे थे ना, महाराष्ट्र की कुछ चीनी मिलें बंद हुई हैं, उसकी वजह से डिमांड पाइलअप होगा एकदम से। तो आप जरा देख के बता दीजिए कौन सा शुगर वाला शेयर ठीक है। इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन से। जी हाँ डीपी, तो अगर इनमें से कुछ शुगर काउंटर्स देखें तो ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखें तो थोड़ा सा इसमें वीक ही लग रहा है, इनफैक्ट वीक टू साइडवेज लग रहा है। लेकिन कोई एक स्टॉक जो एक बॉटम अटेम्प्ट कर रहा है, दैट इज एक्चुअली बलरामपुर चीनी। आप देखिए 350 355 के जो जोन्स हैं यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट दिया है और एक रिबाउंड अटेम्प्ट किया है। बट दैट सेड अभी बहुत ज्यादा इसमें स्पार्क नहीं है। स्पार्क 367 के जो लेवल्स हैं इसके ऊपर आएगा, तो दिस इज वन स्टॉक जिसमें आप थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस ले लीजिए 355 का, और वहां से लॉन्ग कर सकते हैं। मोमेंटम आपको 367 के बाद मिलेगा, लेकिन अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो 375 का पहला टारगेट और 390 के दूसरे टारगेट के लिए इसे आप होल्ड कर सकते हैं। आपने शुगर की बात की ना,
शुगर के साथ साथ एक और सेक्टर जो जुड़ा रहता है, ज़्यादा शुगर हो जाती है दवाई खानी पड़ती है, शुगर की दवाई है ना। सन फार्मा में बड़ी अच्छी मूव्स आ रहे हैं सर। सन फार्मा का चार्ट लेके आइए। कल हालांकि पूरा ही फार्मा काफ़ी एक्टिव था और इस हम पूरे फार्मा स्टॉक्स में किस में दाव लगाना चाहिए इस समय ये डिस्कस करेंगे आगे शो में। लेकिन सन फार्मा इन पर्टिकुलर 9080 एक बार 1000 क्रॉस करने का पूरा मूड बना के बैठा हुआ है। कुछ जरा सन फार्मा पे बताइए, कल का ही मूव अच्छा था। इसमें कल जो एक्शन देखने मिला है ये एक्चुअली बहुत एनकरेजिंग है। इसका रीजन ये है कि 975 का इसका एक रेजिस्टेंस जोन था जो पिछले 2 से 3 सेशंस में ये नहीं क्रॉस कर पाया था। इनफैक्ट थोड़ा समय पहले भी देखे तो यही एक जोन रहा है जो इसके लिए रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है। कल इसमें मिक्स सेट ऑफ न्यूज थी, इसके चलते वॉलेटिलिटी काफी बनी रही, लेकिन 975 को ना कि इसने सिर्फ क्रॉस किया, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है। तो बिल्कुल 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके जो पिछले कुछ सेशन से स्टॉक ने अपना अपमूव शुरू किया है, आई डोंट थिंक 1000 इज टू बिग अ चैलेंज फॉर दिस स्टॉक राइट नाउ। थोड़ा सा मार्केट स्टेबल होगा तो और एक सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन 1000 का लेवल आप बिल्कुल इस स्टॉक पे देख सकते हैं। एक बार वो लेवल क्रॉस होता है तब 1025 का जो लेवल है ट्रेडिंग के लिहाज से ये आपके लिए एज ए टारगेट एक्ट करेगा। तो 975 का स्टॉप लॉस लेके चलें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए यहाँ पे काफी फेवरेबल है। चलिए, फार्मा स्पेस पर तो खास तौर से आपको नजर रखनी भी चाहिए क्योंकि फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक डिफेंसिव के तौर पर काम भी कर रहे हैं इन दिनों, जहां बाजार में हम देख रहे हैं लगातार उठापटक है। लेकिन इस बीच मुनाफे का फंडा में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट रोहन मेहता भी जुड़े हैं। रोहन, आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च आ रही है और उससे ठीक पहले टैक्स और फाइनेंस से जुड़े वो कौन कौन से जरूरी काम हैं जिन्हें आपको निपटा लेना चाहिए, ये जानना आपके लिए काफी जरूरी है ताकि बाद में पछताना ना पड़े। और यही बताने के लिए सारी की सारी डिटेल्स फाइनेंशियल ईयर एंडिंग से ठीक पहले कौन सी चीजें आपके लिए जानना जरूरी है, ये सब कुछ लेकर कविता थपलियाल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे समझते हैं। बताइए कविता, कौन से काम हैं जो निपटा लेने चाहिए 31 मार्च से पहले? चलिए, लास्ट मिनट में अगर आप अपनी टैक्स सेविंग निवेश के बारे में प्लानिंग करना चाहते हैं तो झटपट आपको इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं। एटीसी और एटीटी के तहत कहाँ कहाँ आपके पास निवेश के विकल्प है। पीपीएफ, ईपीएफ, ईएलएसएस, एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, फिक्स डिपॉजिट, इनमें से कौन सा आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा, क्या क्या इनके फीचर्स हैं आपको बता देते हैं। पीपीएफ की बात करते हैं जहाँ पर 15 साल का लॉक इन है, आप 1.5 लाख तक की निवेश पर आपको निवेश पर 1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिलेगी। और आपको बता दें जो मौजूदा ब्याज दर है वो 7.1% है पीपीएफ की। हर तिमाही जो है इसकी ब्याज दर को रिव्यू किया जाता है और बदलाव आता है उसमें। एनपीएस रिटायरमेंट के लिहाज से एक बढ़िया रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट और एटीसी और एटीसीसीडी के तहत आपको टैक्स छूट मिलती है। 1.5 लाख रुपए एटीसी और एटीसीसीडी में आपको अतिरिक्त 50,000 की यानी 2 लाख की आपको टैक्स छूट मिलेगी अगर आप एनपीएस के तहत निवेश करते हैं तो। आगे बढ़ते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई और शादी के लिए अगर आप पैसे जमा करना चाहते हैं तो ये है वो योजना जहां पर आपको 7.6% का ब्याज मिलेगा और एटीसी के तहत आपको जो है 1.5 लाख की टैक्स छूट भी मिलेगी। अगला निवेश का विकल्प जो है ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, 3 साल का लॉक इन है, 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है आपको और एटीसी के तहत आप इसमें जो है वो टैक्स छूट अवेल कर सकते हैं। और आगे बढ़े तो एटीडी के तहत अगर हम देखें तो इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर आपको जो है प्रीमियम पर छूट मिलती है। वरिष्ठ नागरिक को, सीनियर सिटीजन के लिए भी है और साथ ही इंडिविजुअल्स के लिए भी है। और इतना ही नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको एटीटी के तहत टैक्स छूट मिलती है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का अगर आप भरते हैं प्रीमियम तो उसमें आपको एटीसी के तहत जो है वो छूट मिलेगी। अब ऐसे कौन से काम है जो आपको 31 मार्च से पहले ख़त्म कर देने हैं और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर 1 अप्रैल से ये काम जो है आप पर भारी पड़ सकता है, आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो आपको पैन आधार को लिंक करा देना है। आप नहीं कराएंगे तो फिर आपका जो पैन कार्ड है वो इनवैलिड हो जाएगा, आईटीआर नहीं भर पाएंगे और ना ही किसी बैंक में आप खाता भी खोल पाएंगे। आगे हम बढ़ें तो यहाँ पर एडवांस टैक्स जो है 31 मार्च तक आपको चुकाना ज़रूरी है और ये है वो तमाम चीज़ें जो आपको 31 मार्च से पहले कर देनी है। तो ये है टैक्स या कह सकते हैं 31 मार्च से पहले का आपका होमवर्क, क्योंकि टैक्स को लेकर, टैक्स बचत को लेकर या फिर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग से ठीक पहले चीज़ों को लेकर खास तौर से आपको नज़र रखनी चाहिए। इसमें हर तरह की सेविंग स्कीम में क्या कुछ नुआंसेस है ये हमें कविता बता रही थी। लेकिन मार्केट में भी क्योंकि ट्रेडिंग हॉलीडे है 30 मार्च को, तो इस साल अगर आप देखें सेटलमेंट क्राइटेरिया जो है वो भी बदलते हुए दिखेंगे। T+1 और T+2 के लिए आज आखिरी दिन है। T+2 के लिए अगर आप प्रॉफिट या लॉस बुक करना चाहते हो, T+1 सेटलमेंट के लिए आखिरी तारीख
जो है वो 29 मार्च यानी कि कल की तारीख होगी, तो इसे भी खास तौर से आप ध्यान में रखें। तो क्लियरली टैक्स सेविंग के लिहाज से, बचत के लिहाज से और साथ ही मार्केट में सेटलमेंट के लिहाज से फाइनेंशियल ईयर एंडिंग से ठीक पहले आपको किन चीजों पर ध्यान रखना है ये विस्तार से आपने यहाँ जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुनाफे का फंडा सेगमेंट का अब रुख करते हैं। हमारे साथ रोहन मेहता है। रोहन, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर वेटिंग। बताइए मुनाफे का फंडा में आज कौन सी फंडामेंटल कॉल्स हैं, लंबी अवधि के निवेश के लिहाज से कौन से सेक्टर्स, थीम्स और स्टॉक्स आपकी तरफ से? गुड मॉर्निंग। थीम, हमारी जो थीम है जो हम नेक्स्ट 3 से 4 साल तक दिख रहे हैं वो है थीम इज टर्न अराउंड स्टोरी और वैल्यू बाय। ये दो चीज हम देख रहे हैं। आप हर दशक में देखोगे तो हर दशक में अलग सेक्टर्स चलते हैं, अलग स्टॉक्स चलते हैं और वही वैल्यू क्रिएशन करते हैं। तो जो लास्ट 2010 to 20 में चला है वही चलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो दो सेक्टर्स है, दो स्टॉक्स है जहाँ पे हमारा फंड का निवेश है, पर्सनल निवेश है। एक है L&T, एक्सक्यूज मी, टारगेट है 3100। सी आप L&T देखो तो जो निफ्टी के 50 स्टॉक्स है उसमें से 3 स्टॉक ऐसे हैं जो आज भी ऑल टाइम हाई के नजदीक है, उसमें से एक L&T है। दूसरा, जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो रही है पूरी इंडिया में, L&T is the only probable company which gets the highest order, और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट्स एफिशिएंसी एक ही कंपनी के पास है इंडिया में जो वो पूर्ण कर सकता है। आप देखो जब ऑर्डर देते हैं तो पहले L&T को देते हैं, बाकी दूसरे कंपनीज को देते हैं। और जिस हिसाब से प्राइस आप देखो, तकरीबन 14 ईयर्स से कंसोलिडेशन पीरियड में था जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग नहीं होता था, और अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो रहा है, we are expecting this company to grow to a very on a good segment। एक साल में we are expecting nearly worth 3100 rupees of price। सेकंड कंपनी है सॉरी वैल्यू बाय में है, वो है पावर ग्रिड। टारगेट इज 275 रुपीज। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट पावर ट्रांसमिशन कंपनी। जिस हिसाब से हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, पावर इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट। अगेन पावर की हम बात करें, तकरीबन 14-15 साल से कोई भी पावर कंपनी ने वैल्यू क्रिएट नहीं किया है, जहां पे पावर ट्रांसमिशन बिकम्स टू द इंडियाज द हाईएस्ट पावर ट्रांसमिशन कंपनी इन इंडिया। डिसेंट डिविडेंड देती है, सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी करती है। तो ओनली थिंग विच डजंट टेक गुड फॉर इट, इसलिए उसको वैल्यूएशन नहीं मिलता है, वो है गवर्नमेंट कंपनी, विच वी बिलीव दैट दिस डिकेड गवर्नमेंट कंपनीज विल बी री-रेटेड। सो L&T फ्रॉम आवर साइड एंड पावर ग्रिड। एक ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पे आप ध्यान रखेंगे। इसमें पावर ग्रिड बड़ा इंटरेस्टिंग है। हालांकि पावर स्टॉक्स का इस बार रोल ओवर अच्छा नहीं जा रहा, लेकिन हाँ पावर ग्रिड थोड़ा इस लीग से हट कर है और ये शेयर 220 के नीचे भी नहीं जा रहा। आज भी आप देख रहे हैं 1 रुपये बढ़कर 221-22 के आसपास ही खुलने की तैयारी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मेहता आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए ये सभी स्टॉक्स के बारे में। खैर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस बीच फटाफट से ये भी देख लेते हैं कि आज मार्केट के अंदर जो भी टिक्स आना शुरू हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये चेक कर लेते हैं कि कितने पॉइंट्स इस समय 22 पॉइंट की गिरावट के साथ 16,963 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स आप मार्केट के अंदर शुरुआती देख रहे हैं। चंदन तापड़िया इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी कॉल्स ले लेते हैं। चंदन, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बताइए, ठीक एक्सपायरी से पहले क्या प्लस करवा रहे हैं, क्या शॉर्ट हो रहा है? जी नमस्कार। देखिए, एक्सपायरी ऑन एक्सपायरी बेसिस पे देखिए तो निफ्टी लगभग 3% डाउन है, और इस एक्सपायरी का जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज है वो लगभग आप देखोगे 17,300 के आसपास है, और हम उस वॉल्यूम वेटेज से लगभग 300 पॉइंट नीचे हैं। तो ऑब्वियसली कॉल राइटर्स यहाँ पे बाजार पे हावी रहेंगे, वो रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड बाजार में काबू में रखेंगे। अब हम दूसरे डेटा सेटअप को देखें तो कहीं ना कहीं काफी सेलेक्टिव मार्केट लग रहा है। पिछले 7-8 दिनों से निफ्टी रेंज में है, नीचे में 16,850 का सपोर्ट है, तो ऊपर में 17,071 17,171 का रेजिस्टेंस है। तो ऐसे मार्केट में मैं 2 स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ। पहला ट्रेड सेटअप रहेगा ओरो फार्मा पे। ओरो फार्मा और सेलेक्टिव फार्मा काउंटर्स यहाँ पे कंपेरेटिवली अच्छा कर रहे हैं। पिछले 4-5 दिन से यहाँ पे हाई टॉप हायर बॉटम का सीक्वेंस बन रहा है। स्टॉक है वो अपने मल्टीपल मंथ्स के हाई के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, वीकली चार्ट में ब्रेकआउट हुआ है। तो ओरो फार्मा में खरीदारी की सलाह रहेगी। 499 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 530 के टारगेट बनने चाहिए। दूसरा, मैं यहाँ पे सिलेक्टिव एफएमसीजी काउंटर को देख रहा हूँ। कुछ एफएमसीजी काउंटर यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं। निफ्टी एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जो सारे चार्ट में कंपैरेटिव एनालिसिस करे तो वहां पे वीकनेस नहीं है। रिलेटिव रोटेशन ग्राफ में देखें तो यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, बट स्ट्रेंथ बनी हुई है। इसके लिए मैं डाबर को पिक करना चाहूंगा एफएमसीजी पेक पे, कि इसने अभी रिसेंटली जो बॉटम बनाया है वो ड्यूरेबल बॉटम रहेगा। सपोर्ट ऊपर की तरफ बन रहे हैं। कल 50 डेमा के आसपास क्लोज हुआ तो 529 का सपोर्ट है, ऊपर में 560 के टारगेट बनेंगे। तो ओरो फार्मा और डाबर
फार्मा और एफएमसीजी पैक से थोड़े से लो बीटा डिफेंसिव नेम की तरफ हम फोकस कर रहे हैं। चंदन, च्यवनप्राश और दवाई, ये सारी हेल्थ की चीज़ें जो हैं बाजार को आप दिलवा रहे हैं, लेकिन बाजार की हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव अभी तक तो नहीं हो रही है। कल दवाई वाले स्टॉक खूब चलना शुरू हो गए, हाँ, लेकिन इम्यून है नहीं अभी भी गिरावट से। लेट्स सी। लेकिन मंदी की बात करें तो कुछ ये हीरो मोटो में क्या हो रहा है? ज़बरदस्त सेलिंग, कमज़ोरी। आज एक ब्रोकरेज रिपोर्ट ने सेल भी बोल दिया, 2800 वाला 2200-2300 आ गया है। जरा लेके डायरेक्टर साहब, आप इसका 5 साल ग्राफ लेके आइए। ये 5-7 साल से स्टॉक नहीं चला है। कभी बात आती है कि रूरल में चलेगा क्या, अब चलेगा क्या, तब चलेगा क्या, लेकिन हीरो मोटो में बड़ी कमजोरी है। अभी क्या इसका शॉर्ट्स और किए जा सकते हैं? क्या ये कैंडिडेट है वीक? खुश डेफिनेटली नीचे की है। दी ओनली सेविंग ग्रेस जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप इसमें शॉर्ट ना करें इज द फैक्ट कि ये अभी ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया है और वहां से टिपिकली ट्रेडिंग बाउंस आता है। तो मेरे हिसाब से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज इसमें डेफिनेटली हैं, बट ऑन राइज। तो कौन से लेवल्स है जहां पे आपको शॉर्ट करना चाहिए? ये 2340 2350 के जो जोन्स हैं, इसके पास एक बार आएगा तब आपको शॉर्ट करना चाहिए। उस लेवल पे 2400 के जो जोन्स हैं, ये आपके लिए स्टॉप लॉस एक्ट करेंगे। अब ऑन द डाउन साइड देखिए, 2240 दैट इज द फर्स्ट लेवल, और जो दूसरा लेवल है ये 2160। ये जो जोन्स हैं, दिस विल एक्ट एज योर टारगेट। तो बिल्कुल देखिए, ट्रेजेक्टरी तो नीचे की ही है। कोई भी ऐसा समय रहा नहीं है इन द रिसेंट पास्ट, एटलीस्ट इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, जहां पे अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत सस्टेनेबली ट्रेड कर रहा है। और जो फॉल आई है उसमें जो इसका जो फॉल है ये बहुत एक्सेलरेटेड रहा है। कहीं भी इसमें थमने की संकेत फिलहाल नहीं मिल रहे हैं। एज आई सेड, ओवरसोल्ड टेरिटरी है, तो एक टेक्निकल बाउंस, एक ट्रेडिंग बाउंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट उस बाउंस को आप फ्रेश शॉर्ट करने के लिए ही यूज करें। एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस हो तो बिल्कुल ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ राइड करें उसे। एब्सोल्युटली। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी हीरो मोटोकॉर्प पर इस वक्त आपके लिए बनती हुई दिख रही है। इस बीच अगर आप देखेंगे करेंसी की ओपनिंग भी अगर यहाँ नजर आए, 22 पैसे मजबूती के साथ रुपया खुलता हुआ हम देख रहे हैं। 82 रुपये और 37 पैसे से रुपया जो है 82 रुपये और 16 पैसे पर खुलता हुआ दिखा है। तो करेंसी में भी मजबूती इस वक्त नजर आ रही है। और इसके अलावा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट की बात करें, इमामी पर चंदन, हाई गुड मॉर्निंग, आपसे राय जानना चाहेंगे। बायबैक की खबर है, बायबैक के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल गई। 186 करोड़ के बायबैक की बातचीत है। मौजूदा दाम से 29% प्रीमियम पर बायबैक है और इसकी रिकॉर्ड डेट जो है 12 अप्रैल तय की गई है। इमामी के स्टॉक प्राइस को अगर एक बार आप देखें, 390 जो कि इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वहां से घूम जाता है लगातार ये स्टॉक। इस वक्त अगर देखेंगे प्री ओपन में हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहा है। क्या आपको लगता है इसमें पोटेंशियल है 390 के लेवल्स को एक बार टच बेस करने की? जी मानसी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इमामी का काउंटर पिछले कुछ सप्ताह से, पिछले कुछ महीनों से वीक स्ट्रक्चर में है। मैं लगभग यहाँ पे पिछले 18-20 महीनों का प्राइस पैटर्न देख रहा हूँ। लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस यहाँ पे बन रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि एक मेजर सपोर्ट के आसपास आके टर्न ले रहा है। अक्टूबर में लगभग 335-340 के जोन से इसने टर्न हुआ था और लगभग 620 तक के लेवल बने। अभी भी लगभग 340 के आसपास के लेवल बने हैं। तो चार्ट वीकली डेली वीक है, बट एक मेजर सपोर्ट के आसपास आया है। तो कोई भी यदि पॉजिटिव ट्रिगर होता है तो इसको बाउंस बैक दिलाने में कामयाब रहेगा। मेरे हिसाब से 335 एक सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में 375 और फिर लगभग 400 तक के बाउंस बन सकते हैं। ठीक है, स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन पहले एक्शन स्टॉक्स आपके सामने ले आते हैं जिन पे ज़्यादा एक्शन होगा। पूजा मेरी सहयोगी आपको बता रही है। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। कल्याण ज्वेलर्स से पहले शुरू करते हैं। एक ब्लॉक अलर्ट है यहाँ पर, और वॉर्बक पिंकर्स 2.5% हिस्सेदारी बेचेगी। ब्लॉक डील के जरिए हिस्सेदारी बेचने की संभावना है और 7.4% डिस्काउंट पर जो फ्लोर प्राइस तय किया है वो 110 रुपये प्रति शेयर का तय किया गया है। TCS पर भी नजर रखिए। एक CXO रोल्स के लिए यहाँ पर नियुक्ति हो सकती है और बड़े पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है और कंपनी के अंदर से ही बड़े पदों की जो नियुक्ति है उनका चयन होगा। और अक्टूबर में हैरी मैंग की CTO पद पर नियुक्ति होने की भी संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। शुगर स्टॉक्स पर नजर रखिए। महाराष्ट्र में इस साल कम चीनी का उत्पादन होने की संभावना है। चीनी मिलें जल्दी बंद होने की वजह से ये उत्पादन में कमी देखने को मिल सकती है और शुगर एक्सपोर्ट पर भी असर देखने की संभावना बताई जा रही है। तो ये जो खबर आ रही है इसके चलते आज
शुगर स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। अब बात करते हैं यूपीएल की। एक प्रमोटर एक्शन हुआ है। प्रमोटर ग्रुप ने करीब 23 लाख शेयर्स का अधिग्रहण किया है और अब प्रमोटर की जो कुल हिस्सेदारी है वो 30.7% से बढ़कर 32% हो चुकी है। और आखिर में बात करते हैं इमामी की। थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे स्टॉक पर। बोर्ड ने बायबैक को मंजूरी दे दी। 186 करोड़ का ये बायबैक है, जिसका की जो भाव है वो 450 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। मौजूदा भाव से करीब करीब 29% प्रीमियम पर ये भाव तय हुआ है। तो ये जो खबरें आ रही हैं, इसके चलते ये तमाम स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ठीक है, ये सारे स्टॉक्स हैं जिस पे कुछ ना कुछ न्यूज़ है, इन सभी पे एक्शन होगा। कईयों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, कईयों के बारे में होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जेके सीमेंट एक और शेयर है। एक बार चंदन, आप इस शेयर को जरा जल्दी से चेक करके बताइए। आज पोजीशंस ले लें क्या? नए कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, मतलब नया मंथ के हिसाब से लेंगे? देखिए, जेके सीमेंट एक रेंज के अंदर फंसा है, कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं हो रहा है। पर अच्छी बात है कि ऐसे मार्केट में जहां ओवरऑल इंडेक्स परफॉर्म नहीं कर रहा है, सिलेक्टिव स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ बिल्कुल है। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव बाय से रखेंगे और सिलेक्टिव सीमेंट काउंटर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। तो स्पोर्ट के लेवल की बात करें तो 28-25 के आसपास चल रहा है। 2765 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 2900 तक के बाउंस को प्ले करने के लिए। जेके सीमेंट अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ग्रासिम के बारे में बात करना जरूरी है। कल का ग्रासिम का मूव बहुत ही जबरदस्त था। लेके ये ड्रेस आप वैशाली ग्रासिम जरा देखिए। ओके, वैशाली चली गई हैं, ठीक है। हम जो है किरण से डिस्कस कर लेते हैं। ये ग्रासिम, अल्ट्राटेक जो बड़े वाले श्री सीमेंट, यहाँ खबर तो ये है कि इसमें इस पूरे स्पेस में एक M&A वापस से पकना शुरू हो गया है। आपने सुना है कुछ टीपीएस के बारे में? नहीं, एक M&A पक रहा है, इस पर हम स्टोरी ब्रेक करेंगे। और अंबुजा सीमेंट ने सिंगापुर और हांगकांग में अपने सीमेंट कारोबार पे कमेंट्री भी दी है। एक बड़ा सा प्रेजेंटेशन भी उन्होंने एक्सचेंजेस पे डाला था, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें। किरण, ये जो बड़े वाले स्टॉक्स हैं, अंबुजा, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, श्री, इसमें आपको मजबूत कौन सा नजर आता है? सो ओवरऑल अल्ट्राटेक, जहाँ तक मुझे याद है, हमने आपने डिस्कस किया था 7,000-7,200 के बीच में। अल्ट्राटेक लुकिंग वेरी गुड। रीजन बीइंग, हमने देखा था कि सीमेंट के अंदर एक जो नीचे डिप से स्टॉक सब रिबाउंड हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं अल्ट्राटेक एक स्लोली एंड ग्रेजुअली एक लेट मूवर था। लेकिन जब से उसमें एक अपसाइड आई है, उसके बाद उसमें कभी भी एक प्रॉफिट बुकिंग इतनी जोरों से हमने देखी नहीं है। कभी भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है तो कहीं ना कहीं 100 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ये स्टॉक वापस अपने अप ट्रेंड के अंदर रिज्यूम हो जाता है। तो लुकिंग एट करंट मार्केट प्राइस चार्ट आल्सो, अल्ट्राटेक लुकिंग वेरी गुड। अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे तो इस पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट आया था 7200 के पास, वो अभी भी इंटैक्ट है और उसका जो टारगेट है कहीं ना कहीं 7800 है। सो लुकिंग एट दैट टारगेट प्राइस 7800 के लिए हम अभी भी अल्ट्राटेक को बाय ऑन डिप्स की ही एक रणनीति या तो एक स्ट्रेटजी रहेगी। कोई भी डिप आता है 7200 तक मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए। 7000 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस, उसको अभी हम थोड़ा ट्रेल कर सकते हैं, 7100 तक भी एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जिस तरह से चार्ट पैटर्न है, वी आर एटलीस्ट लुकिंग 7800 काइंड ऑफ अ टारगेट इन ग्रासिम, सॉरी अल्ट्राटेक। सो अल्ट्राटेक हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा ओवरऑल सीमेंट सेक्टर के अंदर। ठीक है, 7500 के करीब ये कर रहा है ट्रेड। 7800 तक के टारगेट्स नजर आते हैं और कोई डील की संभावना भी यहाँ पर है, जिस पर जल्दी हम आप तक का खबरें, अपडेट्स पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच लॉजिस्टिक्स प्लेज में कुछ आपसे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स से जुड़ी एक खबर है। प्री ओपन में स्टॉक में एक रिएक्शन भी नजर आ रहा है और अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स के लिए इनफैक्ट एक शेयर परचेज अग्रीमेंट में GKPL के 30% स्टेक को अक्वायर करने की खबर आ रही है। 406 करोड़ में डील होने की संभावना, 354 के लेवल्स पर 2.25% तक की तेजी अल्कार्गो में। और मानसी, देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर तो इसका वीक है। अगर हम देखें तो काफी समय से इसमें फॉल चले आ रहा है और अभी फिलहाल जो रिसेंट इसमें डिप आया है उसमें स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी स्लिप हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फिलहाल थोड़ा सा कॉशन रखना चाहिए। न्यूज के चलते हो सकता है स्टॉक जैसे प्री ओपन में दिखा रहे हैं ओपनिंग ऊपर होगी, बट जब तक ये 366 और ये जो लेवल्स हैं इनको क्रॉस नहीं करता है तब तक मेरे हिसाब से इसमें फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो आप राइड करें, इन लेवल्स के ऊपर इसमें मोमेंटम आएगा तब आप इसमें एग्जिट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। बट अदरवाइज मेरी सलाह रहेगी कि इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखें। इस न्यूज के चलते फिलहाल आप बाइंग अवॉइड करें। ठीक है, न्यूज फ्लो है, उसका इम्पैक्ट दिख सकता है। लेकिन ऑयल में एक रिबाउंड है चंदन। कल हमने देखा था ओवरनाइट ऑलमोस्ट 4% अप मूव थे। एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन काउंटर्स पर क्या इम्पैक्ट आएगा, ONGC, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स? बिल्कुल, देखिए बंसी जी, ONGC और इन सिलेक्टिव काउंटर्स की बात करें तो ये काउंटर हल्के से डिक्लाइन देखे हैं, बट मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे है। स्पेशली मैं ONGC की बात करूँ तो 148 का सपोर्ट इसने लगभग आज से 8-9 दिन पहले बनाया था और अभी भी लगभग उन्हीं लेवल के आसपास यहाँ पे टर्न हो रहा है।
हालांकि बाजार में मोमेंटम नहीं है, बट फिर भी ये कुछ ऐसे काउंटर है जहां पे वीकनेस नहीं है और मेजर सपोर्ट से टर्न है। यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन स्टेंस कंटिन्यू है, तो मेरे हिसाब से कोई भी 148 की तरफ डिप आता है तो यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन का स्टेंस बना सकते हो विद द सपोर्ट ऑफ 145 की अपसाइड में 155 157 तक के लेवल देखें। वहीं आपने यहाँ पे ऑल इंडिया की बात की, ऑल इंडिया का सेटअप कंपैरेटिवली अच्छा लग रहा है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एग्जैक्टली सपोर्ट लेके होल्ड कर रहा है, राइजिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पे इंटेक्ट है, तो इधर 243 के सपोर्ट से लग रहा है एक बार के लिए 265 तक के स्विंग बनेंगे। तो दोनों ही काउंटर ठीक लग रहे हैं। ऑल इंडिया कंपैरेटिवली बेटर चार्ट है डेली और वीकली सेटअप। खुश किरण, जरा आप जल्दी से तैयार हो जाइएगा, फटाफट से मैं आपसे शेयर पूछूंगा, जल्दी जल्दी जवाब देते जाइएगा, 2 ही मिनट है हमारे पास। पहला होगा आज पीएनबी हाउसिंग, इसके अंदर क्या करें? खुश, ये आपसे सवाल है, पीएनबी हाउसिंग। देखिए स्टॉक डाउनटर्न में है, मेरे हिसाब से इसे अवॉइड कर दीजिए आप। ठीक, अवॉइड करते हैं। जिंदल स्टील, किरण एक बार जरा आप देख के बताइए क्या करें, प्लस माइनस होल्ड? तो जिंदल स्टील ओवरऑल अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे है, मेरे हिसाब से थोड़ा वेटिंग मत कीजिए। 545 के अगर ऊपर जाता है तो ही लॉन्ग कीजिए, अदरवाइज अवॉइड। ठीक है। ग्रासिम आज प्लस करेंगे खुश आप? ग्रासिम को आज के लिए प्लस करोगे? बिल्कुल, आज का मेरा कॉल है, 1660 का टारगेट है। एक बात और बताइए, टाटा पावर को किरण आपकी रिकमेंडेशन क्या है? कल तो ब्रेकडाउन हुआ है इसमें, आज क्या करना चाहिए टाटा पावर? सो ओवरऑल टाटा पावर अगर हम देखें तो आपने जैसे बताया कि कल एक मेजर सपोर्ट जो था 195 उसको ब्रेकडाउन किया है, तो साइलेंट राइज की यहाँ पे स्ट्रेटजी रहेगी। कोई भी हमें यहाँ पे ऊपर के लेवल दिखते हैं 188 190 के लेवल के बीच में, तो वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। 195 का स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे में देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम इसको 160 तक आता हुआ देखें। कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा या इंडसइंड बैंक, दोनों बैंक में से क्या खरीदोगे आज? देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदेंगे, स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है स्टॉक में, सो बैंक ऑफ बड़ौदा प्रेफर्ड रहेगा ओवर इंडसइंड बैंक। इन्वेस्टमेंट के लिए बीईएल इस समय ठीक है किरण? बीईएल इन्वेस्टमेंट के लिए इस समय खरीदा जाए? सो ओवरऑल बीईएल की अगर हम बात करें तो अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 85 का लेवल होल्ड है, तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी यहाँ पे 88 87 के जोन में आप बाय कर सकते हो 84 के स्टॉप लॉस के साथ एज अ इन्वेस्टमेंट पे। कुछ गोदरेज सीपी के अंदर इन्वेस्टर को इस समय आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इन्वेस्टर को गोदरेज सीपी बिल्कुल आ सकते हैं। इन्वेस्टर के लिहाज से इसमें मोमेंटम अच्छा खासा लौटता हुआ दिख रहा है और अपसाइड भी काफी बाकी है, सो गोदरेज सीपी इन्वेस्टर के हिसाब से बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, 10 सेकंड रह गए, हमने बहुत सारे शेयर आपके सामने फटाफट से पता कर लिए। सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं जो टिपिकली मार्केट्स के अंदर चल रहे हैं, आपको आइडिया लग ही गया होगा कि इसमें अंदर का आज क्या करना है। अब जरा मार्केट की ओपनिंग हो रही है, एडवांस डिक्लाइन ठीक आएगा नंबर और आपकी स्क्रीन पर आ भी रहा है। 750 800 शेयर इससे बढ़कर है, 40 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी ने पहला टिक दिखाया, 17,000 के ऊपर बने हुए हैं। कल हमने डॉट 17,000 के जस्ट नीचे क्लोजिंग दी थी, आज ओपनिंग 17,000 के ऊपर है, तो कुल मिला के 17,000 का ही गेम अभी तक मार्केट के अंदर चल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छी बात है, ये आधा % ऊपर है और आपको जियो का हमने प्लान भी बताया था। एक बार टीसीएस और दिखा दीजिए, जिसके बारे में आज विस्तार से चर्चा हुई थी हमने एक्सपर्ट से। आपको जो रीशफलिंग हो रही है उनकी मैनेजमेंट में, टॉप मैनेजमेंट में, उसका क्या इम्पैक्ट है? 13 रुपये ये ऊपर आके शेयर आके ट्रेड कर रहा है। और देखते हैं निफ्टी को और कौन कौन से शेयर सपोर्ट कर रहे हैं। बड़े शेयर आपने देख लिए होंगे। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक है, जहाँ पे थोड़ी मजबूती है। हिंडाल्को एक और शेयर है जहाँ पे थोड़ी मजबूती आपको देखने को मिल रही है। मारुति सुजुकी, इस बार ना मारुति पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि हम 28 तारीख आ चुके हैं। 1 तारीख को सेल्स के नंबर आते हैं, उससे ठीक पहले एक्सपायरी है। एक्सपायरी सेल्स का नंबर का कॉम्बो आता है टिपिकली इन ऑटो कंपनीज में, थोड़ा ध्यान रख के ट्रेड कीजिए। इन्फोसिस और विप्रो ये भी अच्छे दिख रहे हैं आज, इन्होंने ओपनिंग ठीक की है, करीब आधा % ऊपर है। HDFC लाइफ ऊपर है आज, टाइटन ऊपर है, LNT ऊपर है। अगर आप स्क्रीन को मोटे तौर पर देख रहे हैं तो आपको कुछ बड़े शेयर्स दिख जाएंगे, जैसे कि रिलायंस, ICICI, मारुति, इन्फोसिस, TCS और अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे। ये आज मजबूती दे सकते हैं या फिर ये कहें मार्केट को शायद 17,000 के नीचे जल्दी नहीं जाने देंगे। कौन से शेयर कमज़ोर कर रहे हैं मार्केट को? उसमें ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स हैं। थोड़ा सडन स्पाइक हुआ है, जो 14 मार्च को हमने ब्रेकडाउन किया था, $78 से 72 तक पहुंच गए थे, वापस 78 आ गया क्रूड, तो इसलिए BPCL आज टूट गया। इसके अलावा सन फार्मा के अंदर हल्का सा नुकसान देखने को मिल रहा है शुरुआत में। डिविस लैब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है। ये फार्मास्यूटिकल्स वाले शेयर चले, लेकिन अब धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग भी बैक टू बैक आ रही है। हीरो मोटोकॉर्प नहीं चल रहा आज भी, ये भी फ्लैट है। कुल मिला के अगर आप देख रहे हैं निफ्टी 50 में से तो 40 शेयरों के अंदर बढ़त है, करीब 10 शेयर आपको कमजोर दिखेंगे। जल्दी से मैं 500 वाले स्टॉक्स भी आपके सामने रख देता हूं, जहां पर आज PNC इंफ्रा ऑर्डर का बस 3.5% ऊपर, इमामी खबर थी 2% ऊपर। इसके अलावा एक
एक और शेयर है नेशनल फर्टिलाइजर्स, NFL कहते हैं इसको, ये करीब 1.5% ऊपर है। मानसी, और कौन से शेयर है? ब्रॉडर मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं इनफैक्ट पॉजिटिव स्टार्ट है। मिड कैप इंडेक्स को अगर देखेंगे हरे निशान के साथ इस वक्त मिड कैप इंडेक्स भी खुलता हुआ, और सबसे पहले इमामी पर नजर जानी चाहिए। करीब 2% की तेजी बायबैक को मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और इसी के चलते न्यूज फ्लो है, न्यूज फ्लो के साथ स्टॉक में भी एक पॉजिटिव रिएक्शन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे नाल्को का स्टॉक, हिंदुस्तान जिंक का स्टॉक लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन, जबकि इन स्टॉक्स में इनफैक्ट मेटल स्टॉक्स की अगर बात करें एक इंपैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है, तो इन स्टॉक्स को वॉच आउट करें। 1.5% की तेजी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं लगातार मिड कैप प्लेज में, शोभा लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे जो रियल एस्टेट काउंटर्स हैं उनमें एक अप मूव दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक, आज भी हम देख रहे हैं फोर्टिस हेल्थ केयर के स्टॉक में एक अच्छा एक्शन आप देख पाएंगे, और इसी के साथ बैंक ऑफ इंडिया जैसे काउंटर्स भी हैं, पॉलिसी बाजार जैसे काउंटर्स हैं जहां पर करीब 2.5 से लेकर 3% तक की तेजी हम देख रहे हैं। तो क्लियरली एक पॉजिटिव स्टार्ट टू दी मार्केट इस वक्त। निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो मजबूती है, मिड कैप प्लेज में भी एक अच्छा एक्शन देखने को मिला है, और अगर बाजार के हीट में आपको देखेंगे तो रिलायंस के स्टॉक हो, चाहे फिर सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट को अगर देखेंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG, IT, प्राइवेट बैंक स्पेस, सब कुछ प्ले आउट कर रहा है इस वक्त। M&M को जरा लेके आइए डॉक्टर साहब। M&M में कल काफ़ी अच्छी शॉर्टिंग हुई थी और एक बड़ा डाउनग्रेड भी आया था, आज 1% ऊपर है। अभी भी ये शॉर्ट एंड राइज का कैंडिडेट है क्या किरण? देखिए ज़रा 1150 के आसपास है M&M, बट एक महीने में करीब 10-11% गिरा भी है। क्या इसमें शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है? कैसा ट्रेड बन सकता है? सो ओवरऑल महीने में की अगर हम बात करें तो एक अच्छे बुलरन के बाद या तो एक अपसाइड ट्रेंड के बाद हम देख रहे हैं कि इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग, टाइम करेक्शंस ऑलरेडी हो गया है, प्राइस करेक्शंस कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं। रिसेंटली स्टॉक ने अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड क्लोज दिया है। साथ ही साथ 1200-1220 का एक क्लस्टर सपोर्ट था, उसके नीचे भी ये स्टॉक गया। अब रिसेंटली एक हमने देखा है कि बेरिश फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन ये जो करेक्शंस हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 1400 के प्राइस से अभी 1150 के आसपास चल रहा है, तो उसका जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर चला गया है। तो देयर आर चांसेस कि यहाँ से हम एक शॉर्ट कवरिंग देखें या तो एक रिलीफ रैली आए, लेकिन उसमें भी बाई अपॉर्चुनिटी हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल चार्ट काफी वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो जब तक 1180 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक कोई पोजिशनल बाय तो डेफिनेटली हम नहीं करेंगे। सेल ऑन राइज की यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी देंगे। करंट मार्केट प्राइस थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ नहीं रहा है, तो मेरे हिसाब से 1160-1170 अगर ये लेवल आपको मिलता है तो वहां पे आप शॉर्ट कीजिए। 1200 के ऊपर के आप टारगेट स्टॉप लॉस रख के आप चल सकते हो, और जिस तरह से चार्ट पैटर्न है देयर आर चांसेस कि हम यहाँ पे और भी गिरावट देख सकते हैं, समझ रहा हूँ 1050-1000 तक की। तो ओवरऑल चार्ट वीक है, मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच कीजिए। अगर आपको कोई भी आप ऊपर के लेवल मिलते हैं शॉर्ट करके चल सकते हो। चंदन, ये बताइए कि अगर हम बैंक्स की बात करें तो हमें इसके अंदर ICICI बैंक और एक्सिस, इसमें ठीक ठाक करेक्शन हो गया है। आपको इन दोनों में से किसमें स्ट्रेंथ लगती है? क्योंकि HDFC बैंक तो अपनी चाल चल रहा है, इन दोनों में बताइए, क्योंकि सबसे पहले अर्निंग्स भी इनके आना शुरू होंगे, बैंक निफ्टी को इम्पैक्ट करेंगे। देखिए आज डेज हाई की तरफ ICICI बैंक चला जा रहा है। देखिए आप कंपैरेटिवली चारों पांचों काउंटर को देखोगे तो 3-4 चीजें यहाँ पे नोटिस करना जरूरी है। एक तो SBI 500 का सपोर्ट है, HDFC बैंक है वो एक मेजर सपोर्ट से टर्न ले रहा है, और आपने सवाल पूछा ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, तो मैं अब दोनों को कंपेयर करूं तो ICICI बैंक पे फोकस करूंगा। स्टॉक एक्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास है, नीचे में इस काउंटर में हायर बेस बन रहा है। लास्ट वीक का जो क्लोजिंग था उसके ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है, भले इसमें मूवमेंट नहीं आया हो पिछले 4 दिनों में, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव बायस यहाँ पे है। मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरे वीक में जो वीकनेस थी वो एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी के अगले दिन खत्म होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में इन सारे काउंटर में जहाँ शॉर्ट्स बने वो कवर होते हुए नजर आएंगे। तो 840 का सपोर्ट रहेगा, एक बार के लिए 870-875 के स्विंग को प्ले किया जा सकता है ICICI बैंक पे। दो शेयर शुरुआत में आज थोड़ा ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। एक है PB फिनटेक नाम की कंपनी, पॉलिसी बाजार जिसको टिपिकली आप बोलते हैं, और दूसरा है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। इसका डाटा शुरुआती थोड़ा ठीक देखने को मिल रहा है। किरण जरा दोनों शेयर्स को चेक करो, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स और PB फिनटेक। सो PB फिनटेक की अगर हम बात करें, जिस तरह से ओवरऑल डेली चार्ट हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली ये स्टॉक हाई टॉप हाई बॉटम के अंदर ट्रेड कर रहा है, अपनी जो 50 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशंस यहाँ पे हुआ है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस डेफिनेटली हम कह सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है यहाँ पे, लेकिन 550 का स्टॉप लॉस है। कोई भी गिरावट आती है तो आप बाई करके चलिए। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, अगर ये स्टॉक 610 क्रॉस करता है उसके बाद लीजिए एज एन एग्रेसिव ट्रेडर।
तो एज ए इन्वेस्टर आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो, 550 का स्टॉप लॉस, 610 जो मैंने बताया एज ए ट्रेडर अगर आप देख रहे हो तो 610 का वेट कीजिए। जैसे ही 610 का लेवल क्रॉस होगा देयर आर चांसेस कि हम 700 730 तक का एक शार्प अपसाइड पीबी फिनटेक में देख सकते हैं। ओवरऑल इसका मोमेंटम इंडिकेटर भी अब बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न और मोमेंटम इंडिकेटर की बुलिशनेस को देखते हुए डेफिनेटली इसमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। नेक्स्ट जो कॉल ट्रेड आपने बताया है, स्टॉक बताया, वो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट है। ओवरऑल ये फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, काफी अच्छे जो बड़े पीएमएस कंपनीज है उसके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक फेवरेटिज्म है। लेकिन करंटली अगर आप चार्ट देखो तो एक वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहा है, सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका एक ट्रेडिशनल सपोर्ट है समवेयर अराउंड 220 200 के आसपास, वो सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। तो बॉटम फिशिंग यहाँ पे कर सकते हैं, 200 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, अग्रेसिव बाय करंट मार्केट प्राइस से नहीं करना है। अगर नीचे में 200 का प्राइस होल्ड रखता है तो देयर आर चांसेस कि हम ऊपर में 280 290 तक के लेवल देख सकते हैं। ठीक है चंदन, यूपीएल में प्रमोटर बाइंग की खबर के साथ साथ स्टॉक में मूवमेंट यहाँ पर है। प्रमोटर ग्रुप की तरफ से करीब 23 लाख शेयरों की खरीदारी है। प्रमोटर हिस्सा जो है वो बढ़ता हुआ 31% यहाँ पर दिख चुका है, 31% से बढ़कर इनफैक्ट 32% पर जाता हुआ दिखा है। ऑलमोस्ट 1%, आधे से 1% तक की तेजी यूपीएल के चार्ट्स में नजर आ रही है। क्या यहाँ से और ऊपर के लेवल्स नजर आएंगे? देखिए यूपीएल में स्ट्रेंथ नहीं है बट स्टेबिलिटी बनी हुई है। आप देखोगे फेब के स्टार्ट में इसमें लगभग 684 के बॉटम बने, उसके बाद बाउंस आए बट वापस 687 के आसपास आए और अभी लगभग 690-92 के सपोर्ट हो रहे, तो मल्टीपल सपोर्ट बन गए बट फॉलो अप नहीं आ रहा है। तो यदि किसी के पास पोजीशन है तो यहाँ पे 690 का सपोर्ट रखा जा सकता है। ऊपर में पहला लेवल 720 रहेगा, 720 निकलता है तो जरूर 5-7% का मूवमेंट आएगा जो इसको 750 तक लेके जा सकता है। आईटीसी के चार्ट्स में शार्प अप मूव इस वक्त नजर आ रहा है। ट्रेड के लिहाज से क्या कोई कॉल बनती है? 440 तक के टारगेट्स अगर देखें, कुछ ब्रोकरेजेस का मानना है कि आईटीसी के काउंटर में नजर आ सकते हैं। आपके हिसाब से क्या ट्रेड्स होंगे? आपने आईटीसी की बात, तो आईटीसी और वेपन से जो काउंटर है जो बाजार में होल्ड किए हुए, जहाँ पे वीकनेस नहीं है, हालांकि बाजार एक नैरो रेंज में है तो यहाँ पे फॉलोअप कहीं नहीं बन रहा है, बट यस फिर भी आईटीसी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेटअप है जो इमीडिएट मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ रहा है। 370 के आसपास के रिसेंट स्विंग बनाए। मेरा ओनली कंसर्न ये है कि 17 मार्च के दिन इसने 370 से लेके 385 का मूव बनाया, पिछले 7 दिन हो गए अभी भी उस रेंज में कामकाज कर रहा है, तो 370 हमारा सपोर्ट है, 85 निकाले तभी इस काउंटर में मोमेंटम आएगा 400-405 के लिए। ठीक है, 385 के लेवल्स का इंतजार। कुछ वैसे ही सवाल आपके लिए था, आप भी बताइए आईटीसी के चार्ट्स पर आपकी राय क्या होगी? जी नहीं, फेयरली सिमिलर व्यू है कि स्टॉक में मोमेंटम बस आने की वेट हो रही है। साइडवेज कंसोलिडेशन है, मार्केट प्रेशर के चलते मेरे ख्याल से ये रुका हुआ है। अदरवाइज आई वुडंट रूल आउट अ मूव टू 400 एंड देन 415 ऑड लेवल्स इन दिस स्टॉक। तो ट्रेडर हो तो भी ऐसे काउंटर्स में ट्रेड करें जहां पे आपको सेफ्टी फर्स्ट मिले, एंड दिस इज सर्टेनली वन ऑफ दोस काउंटर्स अलोंग विद द लाइक्स ऑफ लार्सन। तो आईटीसी, लार्सन, ये कुछ काउंटर्स होंगे जहां पे आपको इस समय ट्रेडिंग भी करनी चाहिए, पर इन्वेस्टर के लिहाज से तो ये काउंटर बिल्कुल सेफ और रिवॉर्डिंग है ही। तो आईटीसी यहाँ पे भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। खैर इस बीच शुरुआती डाटा अगर आप निफ्टी का देख रहे हैं ना, उतना एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है बाजार के अंदर। एक बार वापस से आप दिखा सकते हैं, हालांकि इस बीच एक बड़ी डील का कल्याण ज्वेलर्स में भी लगी है, करीब 2.25 करोड़ शेयर है जो कल्याण ज्वेलर्स पे आज लगे हैं। सुबह हमने हेडलाइंस में भी आपको इसके बारे में जिक्र किया था कि एक बड़ा ब्लॉक लगेगा आज, और ये कुछ लगता हुआ आपको दिख रहा है। कल्याण ज्वेलर्स इस समय करीब 8% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब आप दिखाइए एक बार जरा निफ्टी, उसके बाद हम आपको इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई एक अहम खबर बताने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ये 2.5% इक्विटी के सौदे हैं इस समय, जो 3.25 करोड़ शेयर हम आपके सामने रख रहे हैं। ये आता है निफ्टी ने शुरुआती बढ़त दिखाई, धीरे धीरे करके उसको थोड़ा कम कर रहा है, 36 पॉइंट ही रह गए। थोड़ा देखभाल के ट्रेड कीजिएगा, आज भी मार्केट के अंदर साइडवेज टू पॉजिटिव व्यू रह सकता है बाजार के अंदर। अब आते हैं उस इंश्योरेंस की खबर पे। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। पीबी फिनटेक थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, बाकायदा वो 5% भी ऊपर आ गया है। सरकार ऐसा क्या स्टेप लेने जा रही है कि जिससे सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है, माफ़ कीजिए निजी कंपनीज को? ये बताने के लिए अनुराग मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग जरा बताइए कौन सा ऐसा कदम है जिससे कि जो निजी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको बेनिफिट मिलेगा? देखिए, एक सरकार ने नियम जो है वो नोटिफाई कर दिए है, और ये इंश्योरेंस कंपनियों के खर्चों से जुड़े हुए नियम है, जो कमीशन और इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा जो खर्च किया जाता है, जिसे एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। तो एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट में 2 चीजें शामिल होती है। एक होता है जो इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा कमीशन दिया जाता है, और दूसरा
कंपनी के जो फिक्स खर्चे हैं, जो सैलरी और ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह हैं, वो एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट में शामिल होते हैं। तो सरकार के द्वारा जो नियम नोटिफाई किए गए उसमें एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट की एक फिक्स लिमिट तय कर दी है और उसमें जो कमीशन है वो एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट तक हो सकता है। अभी तक के जो नियम थे वहां पर अलग अलग सेगमेंट के अंदर अलग अलग लिमिट तय थी। मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो लिमिट है वो तय थी। अब वो सेपरेट लिमिट हटा के किसी भी कंपनी को जो पूरी लिमिट है वहां तक खर्चा करने का अधिकार दे दिया है कमीशन के रूप में। तो इसके बाद जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जैसे लिस्टेड स्पेस के अंदर हम बात करें तो न्यू इंडिया एश्योरेंस, उसके लिए नेगेटिव खबर है क्योंकि न्यू इंडिया एश्योरेंस के जो ओवरऑल खर्चा है वहां पर फिक्स एक्सपेंसेस ज्यादा है और कमीशन का एक्सपेंसेस कम है। तो इस वजह से उनके लिए नेगेटिव खबर है। लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स है जैसे आईसीआईसी लोम्बार्ड या फिर स्टार हेल्थ, उनके लिए काफी अच्छी खबर है क्योंकि वो जो अपना कारोबार अर्जन करने के लिए ज्यादा रिवॉर्ड दे पाएंगे, ज्यादा विज्ञापन दे पाएंगे, ज्यादा कमीशन दे पाएंगे कारोबार अर्जित करने के लिए। तो एक बड़ा डेवलपमेंट है। इसमें एक जो आखिरी क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है क्योंकि आईआरडीए के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कुल जो खर्चे की लिमिट है वो 30% होगी और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए 35% होगी। तो उसका जो एक क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, इसके अलावा जो नियम है वो लागू कर दिए गए और नए नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। अनुराग, 1 मिनट के लिए हमको ये बता सकते हैं आप कि कौन सी प्राइवेट कंपनी ऐसी है जो कि कमीशन के तौर पर सबसे अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है या फिर देती है? देखिए, इसमें अभी तक जो नियम थे वहां पर ईओएम को 2 भागों में बांटा हुआ था। तो प्राइवेट प्लेयर्स है वो अलग अलग तौर पे, क्योंकि कमीशन की लिमिट फिक्स होती थी मोटर इंश्योरेंस के अंदर, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर 18, 19, 20% से ज्यादा आप नहीं दे सकते थे। तो ओवर एंड अबव जो है विज्ञापन के तौर पे या रिवॉर्ड के तौर पर कंपनियां बिजनेस एक्वायर करने के लिए इंसेंटिव देती थी। अब उन्हें वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कमीशन बढ़ाकर भी दे सकती है, अलग अलग तरीके से भी दे सकती है, क्योंकि जो अब रेगुलेटेड फॉर्म में ये नियम बना दिए गए हैं कि ईओएम की लिमिट तक आप कमीशन दे सकते हैं। तो ये पीबी फिनटेक है, उसके लिए भी काफी पॉजिटिव खबर है क्योंकि वो भी जो है एक्वायर करने के लिए, कस्टमर एक्वायर करने के लिए उनको भी जो है वो कमीशन ज्यादा मिलेगा और उनकी भी इनकम बढ़ सकती है। इनका बाय प्रोडक्ट्स भी हैं, उनके लिए भी अच्छा है। जिनका नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चैनल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनके एजेंट पेनिट्रेटेड है डीप इन द सिस्टम के अंदर, ये उनके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। निजी कंपनीज के लिए अच्छा है क्योंकि ये अकाउंटिंग प्रोसीजर है जो चेंज हो रहा है टिपिकली, और अब आप इंसेंटिवाइज कर सकते हैं अपने एजेंट्स को कि आप क्लाइंट लेके आइए, हम आपको इंसेंटिवाइज और कर देंगे। तो ये निजी कंपनियां एग्रेसिव रहती है हमेशा इस चीज़ पे, सरकारी कंपनियां धीरे धीरे करके काम करती हैं थोड़ा इस पॉइंट पे। तो इसलिए पीबी फिनटेक, आईसीआईसी लोम्बार्ड जैसी बड़ी कंपनीज हैं, इसको बेनिफिट आपको मिल सकता है। पीबी फिनटेक तो बाकायदा आज डेज हाई पे इस समय आके कामकाज कर रहा है, 591 के अराउंड आके ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए और ये खबर अहम तरीके से हमको अच्छे से बताने के लिए। आगे बढ़ते मानसी, कुछ और शेयर? बिल्कुल, रिलायंस पे मेरी नजर जा रही है डिम्पी। वैसे कई सारे अनाउंसमेंट पिछले 2 दिनों में ही आए हैं जो कि रिलायंस के लिए प्ले आउट करते हुए दिख रहे हैं। चंदन, आपसे इस पर राय जानना चाहेंगे क्योंकि कल ही हमने देखा था मैनेजमेंट में बदलाव, नए सीएफओ की नियुक्ति की खबर आई जो कि एक पॉजिटिव रहा। उसके बाद सीएलएसए के लॉरेंस ब्लांको की तरफ से भी बाजार पर अपना रुख रखते हुए उन्होंने रिलायंस पर अपना पॉजिटिव नजरिया जताया। और इस वक्त अगर आप देखें जियो को लेकर भी सबसे सस्ता ब्रॉडबैंड प्लान जो इन्होंने लॉन्च किया है ये भी फोकस में है। 2250 के लेवल्स, वैसे तो इन लेवल्स के इर्द गिर्द रिलायंस का स्टॉक ट्रेड करता हुआ, लेकिन ब्रोकरेजेस की माने तो काफी अच्छे लेवल्स 2400 तक के सेंटिमेंट्स भी यहां पर डेवलप होते हुए रिलायंस के लिए नजर आ रहे हैं। इमीडिएटली चार्ट स्ट्रक्चर रिलायंस के आपको कैसे दिखते हैं चंदन? रिलायंस पिछले लगातार 8 सालों से साल दर साल पॉजिटिव रहा है, बट अभी इसके 3 महीने नेगेटिव रहे। स्टॉक ऊपर के लेवल से लगभग 10 से 11% करेक्ट हो चुका है। ओवरऑल में इसका स्विंग देखूं तो एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे इसने 2180 के आसपास लिया था जो एक की लेवल भी है, इसका एक रिट्रेसमेंट जोन भी है। 2180 का टर्न लेके ये 2290 तक गया था बट वापस डिप आया और हायर बेस 2200 के आसपास ये वापस टर्न हुआ। तो मेरे हिसाब से 2180 2200 एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे डेवलप हो रहा है। इमीडिएट लेवल बन रहा है लगभग 2290 और 2290 निकलता है तो मेरे हिसाब से 2450 के टारगेट भी बनेंगे। तो एज ऑफ नाउ 2290 के लिए प्ले करें। 2290 निकलता है तो इसकी फॉलो ऊपर में और भी 4 से 5% की बढ़ सकती है। ठीक है किरण, इस बीच हिंडाल्को के चार्ट्स देखें और
हम देख रहे हैं आउटशाइन करते हुए मेटल काउंटर्स। इन दिनों काफ़ी हद तक एक सरप्राइजिंग मूव मेटल स्टॉक्स में भी। ऑफ कोर्स कुछ ग्लोबल मार्केट से सेंटिमेंट्स भी हैं जो कि इस स्पेस के लिए पॉजिटिव डेवलप होते दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट 2% तक की तेजी 396-398 के लेवल्स तक जाता हुआ हिंडाल्को। सो हिंडाल्को का डेली चार्ट आप देखोगे तो क्लियर कट यहाँ पे आप बुलिश डाइवर्जेंस देख रहे हो मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर, और साथ ही साथ अगर आप इसका लोअर टाइम फ्रेम देखोगे तो उस पे आप हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न यानी कि एक राइजिंग चैनल के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट के ऊपर वापस अगर हम आए तो एक स्टीप फॉल जो हुआ था उसका एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दिख रहा है। तो स्टीप ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेकआउट आती है स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट होता है और ट्रेंड चेंज होने के चांसेस भी है। सो लुकिंग एट ऑल दिस सिनेरियो लग रहा है कि जब तक हिंडाल्को 400 के ऊपर नहीं जाता है वी वुड सजेस्ट कि थोड़ा कॉशियस रहिए। जैसे ये स्टॉक 400 के ऊपर निकल जाएगा देयर आर चांसेस कि हम 425-430 तक की एक रैली देख सकते हैं। तो एज अ ट्रेडर आई वुड सजेस्ट कि आप 400 के ऊपर ही बाई कीजिए, 390 का स्टॉप लॉस रखिए और 420-425 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जैसे ये स्टॉक 400 के ऊपर सस्टेन होता है। तो 400 के ऊपर ही हिंडाल्को बाई करेंगे। ठीक है चंदन, एक बार आप एक शेयर चेक करें कि टाटा मोटर्स का एक्चुअली कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग डाटा वगैरह ऐसा तो नहीं बन रहा, लेकिन हाँ ऑटो के सेल्स के नंबर आते हैं 1 तारीख को, ठीक उससे पहले आ रही है एक्सपायरी, अमूमन आती है। तो होता क्या है कि जो शॉर्ट्स है वो टिपिकली थोड़े कट जाते हैं और या लॉन्ग होंगे वो भी कट जाएंगे, एक नया सिलसिला सा शुरू हो जाता है। तो एक बार जरा टाटा मोटर्स को भी चेक कर लो कुछ चेंज हो रहा है क्या, क्योंकि 400 के बेहद करीब है। आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि 400 ब्रेक नहीं करता ये। बिल्कुल टाटा मोटर्स लेवल ब्रेक नहीं बट कंसर्न ये है कि फॉलोअप भी नहीं आता है। आप देखिए टाटा मोटर्स को पिछले लगभग 3-4 वीक से तो बार बार यहाँ पे जो सपोर्ट है वो 405-407 के आसपास आता है, बट ऊपर में 422-425 निकल नहीं रहा है। तो 400 मेजर सपोर्ट रहेगा, ये लेवल तोड़े तो ध्यान रखें, अदरवाइज ये इस दायरे में कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। कोई अग्रेसिव स्टेंस नहीं है बट 400 के सपोर्ट को शायद ये स्टॉक वैल्यू दे सकता है। कंपनीज पे जाते हैं एक बार, हालांकि मैं आपको कल्याण ज्वेलर्स वापस दिखा देता हूँ जहाँ पे करीब 3.25% इक्विटी का हाथ बदला हुआ है, यानी कि सौदा हुआ है। वो शेयर अभी भी 8% की गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहा है। ये आप कल्याण ज्वेलर्स बकायदा इस समय डेज लो पे ही टिका हुआ है, किसी तरह की कोई खास रिकवरी पुल बैक एज सच कुछ नहीं आ रहा। ये ब्लॉक का इम्पैक्ट इस शेयर को 8% नीचे रखे हुए है। खैर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपको कह रहा था कि कुछ मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स को चेक करते हैं। एक NFL है नेशनल फर्टिलाइजर, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि फर्टिलाइजर के स्टेट धीरे धीरे करके कुछ पोजीशनिंग बनाते हुए दिख रहे हैं। सामने मॉनसून और इस समय फसल बदली होगी, गेहूं कटेगा, दूसरी चीज़ें लगेंगी खेतों में। अप्रैल के आसपास कटाई होती है, 13 अप्रैल को बैसाखी होती है। NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स करीब 2.25% ऊपर है। एक बार रिकमेंडेशन आपकी चाहिए किरण, आप एक बार जरा देख के बताएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है ये शेयर? ऐसे की अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक शार्प अपसाइड हमने देखी थी करीबन 53 के आसपास से। 53 से स्टॉक ऊपर में 84 तक गया था, वहां से कंटिन्यूअसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली एक जो भी अपसाइड आया वहां पे भी हमने देखा कि वापस 78 यानी कि जो टॉप बन रहे हैं वो लोअर टॉप बन रहे हैं। तो थोड़ा मोमेंटम यहाँ पे वीक हो रहा है। अगर आप इसका वीकली चार्ट है तो मंथली चार्ट देखोगे तो वहां पे भी कहीं ना कहीं जो 75 से 80 का जोन है वो क्लस्टर रेजिस्टेंस है। लेकिन दूसरा जो पॉजिटिवनेस हमें दिख रहा है मंथली चार्ट के ऊपर के एक ये स्टॉक के अंदर हम क्लियरली एक इन्वर्टेड हेड कप एंड हैंडल पैटर्न देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बुलिशनेस है डेफिनेटली। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है, 60 का स्टॉप लॉस के साथ आप इसको लॉन्ग कर सकते हो। अगर 60 का लेवल जब तक ये होल्ड एज इन्वेस्टमेंट आप रखिए इसको, ऊपर में जैसे ही मंथली क्लोज 81 के ऊपर आएगा देयर आर वेरी गुड चांसेस कि स्टॉक के अंदर एक शार्प अपसाइड हम 120 तक देख सकते हैं। तो ओवरऑल सिनेरियो देखते हुए लग रहा है कि 60 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली इसमें बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। पहला टारगेट 81 और 81 के ऊपर आप 120 तक के टारगेट देख सकते हैं। खरीदारी की राय और लेवल्स भी आपको सुझाव दिए गए हैं। ग्रासिम पर राकुश, आपने अपनी राय दी थी बाजार खुलने से पहले और स्टॉक में एक अच्छा अप मूव है। चलिए अगला सवाल आपसे लेते हैं। रियल एस्टेट पैक में अगर देखें निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में डीएलएफ के स्टॉक में एक अच्छी मजबूती दिख रही है और साथ ही हम देख रहे हैं मिड कैप प्लेज में शोभा लिमिटेड और साथ ही प्रेस्टीज एस्टेट जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो कि इस वक्त परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। शोभा लिमिटेड में आज वैसे चार्ट स्ट्रक्चर जो है वीक दिख रहे हैं, लेकिन डीएलएफ के चार्ट्स देखें और मिड कैप में भी इनफैक्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज के चार्ट देखें और आप बताइए इन स्टॉक्स पर राय क्या रहेगी? अगर आप न्यूज फ्लो देखें तो रियल एस्टेट में सेल्स जो है काफी बढ़ रही है, बट दैट इज नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू शेयर प्राइस मूवमेंट एट ऑल। अगर मैं डीएलएफ भी देखूं, साल की शुरुआत से 380 के जो जोन्स हैं इसको कहीं मीनिंगफुली ना क्रॉस कर पाया है ऑन दी अपसाइड।
और ऑन द डाउन साइड 340, तो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। देयर आर डेज एंड देयर आर सेशंस जहां पे इसमें एक अच्छा खासा बाउट आता है, बट कोई एक सस्टेन्ड मूव नहीं है। सो इस लिहाज से ट्रेडर्स के लिए इसमें एंट्री कर पाना और एक व्यू बना पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, रादर प्रॉफिट्स बनाना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा इसमें आप अवॉइड ही करके चलें, क्योंकि जब तक क्लियर ब्रेकआउट नहीं मिलता, डायरेक्शन नहीं मिलता, तब तक आप ना लॉन्ग कर पाएंगे ना शॉर्ट कर पाएंगे। सो दैट इज द व्यू ऑन DLF। 340 एंड 380 की जो रेंज है इसी में ट्रेड कर रहा है। ऑन गुड डेज मे बी यू कैन गो लॉन्ग, बट अदरवाइज मैं कहूंगा थोड़ा सा अवॉइड ही करें। गोदरेज प्रॉपर्टीज ऑन दी अदर हैंड इज अ वेरी क्लियर डाउनवर्ड ट्रेंड। आप इसमें देखिए जो इसके एवरेजेस हैं उसको एक एक करके क्रॉस किए जा रहा है। मतलब पहले 200 डे, फिर 50, फिर 20 डे मूविंग एवरेज, इट्स बीन क्रॉसिंग इट्स मूविंग एवरेजेस एंड स्लाइडिंग लोअर। तो अभी भी इसमें कहीं बेस फॉर्मेशन हुआ नहीं है। जब तक ये नहीं होता तब तक इसमें बाइंग की सलाह दे पाना तो देखिए बहुत ही मुश्किल है। शॉर्ट पोजीशन हो तो ये बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है, इसको आप यहाँ से राइड कर सकते हैं। फ्रेश शॉर्टिंग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। 1050 के एक टाइट स्टॉप लॉस लेके चलिए। पहला टारगेट आपके लिए 1010 का रहेगा, दूसरा टारगेट 990 का। तो इनफैक्ट रियल एस्टेट पैक में इस वक्त या तो वॉच लिस्ट या फिर अवॉइड करने की राय, सेल कॉल्स भी इनिशिएट करने की राय मिल रही है। लेकिन एक सेक्टर है जिस पर खासतौर से नजर होनी चाहिए, क्योंकि बाजार में चाहे कितनी भी वॉलेटिलिटी नजर आए, पिछले 2 हफ्तों में हेल्थ केयर, फार्मा और डायग्नोस्टिक स्पेस में अच्छा एक्शन दिखा। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में फार्मा स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट आउट परफॉर्मेंस ही इसी सेगमेंट से नजर आई है। ग्लैंड फार्मा, ऑरोबिंदो फार्मा, एल्केम लैब्स जैसे तमाम स्टॉक्स में करीब 8 से लेकर 9% तक की तेजी सिर्फ और सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन में। और ये 5 ट्रेडिंग सेशन वो सेशंस थे जबकि बाजार में गिरावट का रुख था और गिरावट पर डिफेंसिव्स प्ले आउट करे। तो इसलिए हमने सोचा कि इस सेक्टर को खासतौर से विस्तार से आपके सामने रखा जाए, सेक्टर एनालिस्ट को हमारे साथ जोड़ा जाए और समझा जाए कि इस वक्त फार्मा के लिए कौन से फैक्टर्स, कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि प्ले आउट करे। कोटक सिक्योरिटीज की फार्मा एनालिस्ट पूर्वी शाह हमारे साथ जुड़ गई है। पूर्वी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। वैसे तो फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक में इन दिनों ऑफकोर्स ट्रिगर ये है कि कोविड के बढ़ते मामलों की जो खबरें आ रही है उसका एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन इसके अलावा जेनरिक प्राइसिंग की अगर बात करें, न्यू लॉन्चेस की पिकिंग आपकी बात करें, कौन से ट्रिगर्स, कौन से फैक्टर्स हैं आपके हिसाब से जो प्ले आउट कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी एंड थैंक यू शो पे बुलाने के लिए। जहाँ तक सेक्टर की बात है तो हमारा व्यू उस पर कॉशियस है थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज एक दो या 2-3 क्वार्टर्स के लिए हमें ऐसा लगता है कि अभी भी इसको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि ऑल्दो रॉ मटेरियल प्राइसिंग थोड़ा कूलिंग हो रहा है, लॉजिस्टिक प्राइसेस ऑल्सो भी थोड़े कम हो रहे हैं, तो ये एक इन अ वे इज अ पॉजिटिव साइन। दूसरी पॉजिटिव साइन ये भी है कि फार्मा कंपनीज को एक प्राइस इंक्रीज लेने भी मिलेगा 1 अप्रैल से, जो WPI लिंक्ड है, इस बार इट इज अराउंड 12%। तो कुछ पॉजिटिव्स है, लेकिन जो सबसे बड़ा ओवरहैंग इस सेक्टर पे है फिलहाल के लिए वो है US FDA की इंस्पेक्शंस जो साइट्स पे होती रहती है। तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि कुछ कंपनीज को ऑब्जर्वेशंस मिल रहे हैं। अभी वो ऑब्जर्वेशंस कैसे है, उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये सारी चीजें वे कर रही है। तो एज ऑफ नाउ सेक्टर में हमारा पॉजिटिव कॉल है अभी भी सिप्ला और सन पे, लेकिन सिप्ला में भी हमें पता है कि there is an FDA audit which did not go well. तो पर 12 महीने या उसके ऊपर अगर आपका व्यू है तो ये कंपनी आप देख सकते हैं, और सन फार्मा दूसरी कंपनी है जहां हमें लगता है कि निवेश करना चाहिए। ठीक है पूर्वी, ये बात बिल्कुल ठीक है। पहले भी एक बड़ी कहावत सी रही है मार्केट के अंदर कि बैलेंस शीट से डर नहीं लगता, US FDA से डर लगता है, क्योंकि वो 483 लेके आ जाता है और उसके बाद वो प्लांट बंद हो जाता है, उसमें कामकाज ही बंद हो जाता है। अच्छा पूर्वी, एक चीज़ आपसे समझनी है, अभी आप कह रहे हैं कि एक सिप्ला इस समय ठीक है पोजिशनली, खराब कौन सा है? ये डिविस की हालत ठीक नहीं हो रही अभी भी, डिविस अभी भी खराब है? जी डिम्पी जी, डिविस में प्रॉब्लम ये है कि अगले 12 महीने के लिए अगर हम देखें तो पॉजिटिव ट्रिगर्स ऑल्दो पाइपलाइन के हिसाब से है, लेकिन वो जो पाइपलाइन है वो आपको फाइनेंशियल नंबर्स में मोस्टली फैग एंड ऑफ FY24 या FY25 से दिखना शुरू करेगा। एंड ग्लोबली अभी अगर हम देखें तो स्लो डाउन है, तो जिसकी वजह से ज्यादातर CDMO कंपनीज आपने देखी है कि वो काफी गिरावट आई है इन सारे स्टॉक्स में। करेक्शन इज बिकॉज क्योंकि द आउटसोर्सिंग दैट इज गोइंग टू हैपन has slowed down a bit.
तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ग्लैंड है या डीवीज है जो CDMO स्पेस में होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में, वहाँ थोड़ी स्लो डाउन हम देख रहे हैं। तो इसकी वजह से ये करेक्शन है। डीवीज आई थिंक सो 12 महीने के लिए थोड़ा हमारा रिड्यूस कॉल है उसके ऊपर, बिकॉज हम ज्यादा अपसाइड इसमें नहीं देख पा रहे। वन लास्ट थिंग, ऑफ कोर्स यूएस FDA की तरफ से जांच और ऑब्जर्वेशंस एक कंसर्न आपने बताएं, लेकिन न्यू लॉन्चेस के लिहाज से क्या एक पिकअप नजर आ रहा है इंडियन डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज के लिए, और आने वाले क्वार्टर के लिए प्रीव्यूज क्या है डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज पर? जी मानसी, जहाँ तक न्यू लॉन्चेस की बात है तो जैसे हमने बताया कि FDA ऑडिट्स की वजह से ये थोड़े स्लो हो चुके हैं फिलहाल के लिए। पाइपलाइन ऑफ कोर्स सारी कंपनीज की लाइंड अप है, लेकिन अगर ये ऑडिट्स क्लियर हो जाते हैं तो वो अप्रूवल्स आना शुरू हो जाएंगे एंड आप एक पर अपटेक देखना शुरू कर देंगे। एंड जहाँ तक Q4 के अर्निंग्स की बात है तो हमें लग रहा है कि फिलहाल के लिए भी यूएस में हम ज्यादा एक्शन नहीं देख पाएंगे, बट डोमेस्टिक फ्रंट पे वी फील कि देयर कैन बी अ गुड ट्रैक्शन दैट कैन बी सीन। सो वी फील दैट कमेंट्री एंड आउटलुक विल बी वेरी क्रूशल जो देखना चाहिए, और आगे का रुख आपको बताएंगे कि FY24 में H1 में आप पिकअप देख पाएंगे या H2 में देख पाएंगे। तो काफी सारी कमेंट्री इंटरेस्टिंग रहेगी। ठीक है पूर्वी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से आपने एनालिसिस करके बताया, एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियर भी किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। थैंक यू। खैर आगे बढ़ते हैं। इस बीच ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स के नाम से एक कंपनी है, उसको एक ऑर्डर मिला, ऑर्डर मिलने के बाद शेयर एकदम से तेज़ हुआ है। एक बार चेक करेंगे खुश आप, ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के नाम से कंपनी है, ऑर्डर मिलने के बाद एकदम से तेज़ हुआ है 4% ऊपर। ये लेना वेना नहीं है हमको, बस ये चेक करना है कि कितनी स्ट्रेंथ है। जी हाँ, डिब्बी की स्ट्रेंथ मिसिंग है। मैं जानता हूँ स्टॉक अभी ऊपर है 4-4.5%, बट लार्जली न्यूज ड्रिवन है। बट अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और डेटा देखें तो स्टॉक अपने की शॉर्ट टर्म एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक बाउंस ड्यू था इसमें, बिकॉज इसका जो सपोर्ट जोन है 54-54.5 का, वहां तक स्टॉक आ चुका था। तो टेक्निकल रिबाउंड और जो न्यूज है ये दोनों एक साथ कोइंसाइड हुई है, उसके चलते आप 4-4.5% की राइस देख रहे हैं। मैं कहूंगा एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो एग्जिट करने के लिए इसमें आप अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री तो मैं इसमें नहीं सुझाऊंगा बिल्कुल। शेयर मेरे को जरा पता करना है, वह डिक्सन टेक्नोलॉजीज। चंदन आप हैं हमारे साथ? चंदन जरा डिक्सन टेक्नोलॉजी देखोगे आप? बिल्कुल, देखिए डिक्सन की हम बात करें तो डिक्सन कंसोलिडेट हो रहा है, रिकवरी है नहीं, लगभग आई थिंक 8-9 वीक हो गए, कोई बड़ा मोमेंटम यहाँ पे नहीं बन रहा है, हल्के से बाउंस आते हैं, बाउंस नहीं टिक पा रहे, और जिस हिसाब से आज 2800 के नीचे होल्ड कर रहा है, कहीं ना कहीं एक लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से वीकनेस बनेगी, 2820 का हर्डल रहेगा, नीचे में 2700 तक के डाउन साइड ओपन होने चाहिए। चलिए ये रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर बनती हुई। इस वक्त बाजार में कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है, एक बार इंडेक्सेस को देखेंगे। लाल निशान के साथ निफ्टी ट्रेड करता हुआ इस वक्त 16980 के आसपास। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज आपके स्क्रीन पर हैं, और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में चाल बाजार खुलने पर जितनी पॉजिटिव थी उतनी पॉजिटिव इस वक्त नजर नहीं आ रही है। कॉन्ट्रीब्यूटर्स HDFC ट्विंस, कल भी हम HDFC ट्विंस से अच्छा एक्शन देख रहे थे, आज भी HDFC बैंक HDFC लिमिटेड से मजबूती है। इसके ठीक पीछे रिलायंस है, हिंडाल्को है, और साथ ही ICICI बैंक। हालांकि भारतीय एयरटेल के स्टॉक में, जियो में इस वक्त एक पॉजिटिव न्यूज फ्लो है, इसका एक इम्पैक्ट भारतीय एयरटेल पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। बिकवाली का दबाव, इन्फोसिस, अडानी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक और BPCL भी इस लिस्ट में। HDFC ट्विंस पर किरण आपसे राय जानना चाहेंगे, अच्छी मजबूती के बीच काउंटर ट्रेड कर रहे हैं रिलायंस के साथ साथ। सो पहले मैं HDFC बैंक के ऊपर डिस्कस करेंगे। HDFC बैंक अगर आप देखो तो एक इनिशियली जो रेजिस्टेंस फेस हो रहा था काउंटर को 1550-1540 के आसपास, वहां पे काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है। अब जिस तरह से चार्ट पैटर्न एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर आप देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट भी HDFC बैंक के ऊपर अवेलेबल है। तो जब तक ये 1540 के नीचे नहीं जाएगा, एक अग्रेसिव बैट आप इस पे ले सकते हो। जिस तरह से चार्ट पैटर्न है, डेली चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं 1620-1630 के बीच में एक गैप है, तो वहां तक ये काउंटर जा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। 1540 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली आप HDFC बैंक के ऊपर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। अब HDFC लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से चार्ट पैटर्न यहाँ पे हम देख रहे हैं, काउंटर सिमिलर पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी हमने देखा था कि कहीं ना कहीं 2500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, उसको काउंटर क्रॉस नहीं कर रहा था, और जिस दिन से 2500 के ऊपर गया, काउंटर कंटिन्यूसली एक अपसाइड ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, तो मैं बाय ऑन डिप्स की
सलाह दूंगा HDFC के अंदर कोई भी डिप आता है आप लॉन्ग करके जाइए, 2500 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखे, और यहाँ पे भी जिस तरह से चार्ट पैटर्न है ऊपर में 2650 से 2700 तक के टारगेट आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों इंडाइसेस, दोनों स्टॉक काफी अच्छे मोमेंटम के अंदर है, मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए। गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर एक बार राय दीजिए। वैसे तो डाउनसाइड ही नजर आई है, लेकिन मणप्पुरम और मुथूट पिछले कुछ दिनों से चलने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश पर भरोसा होना चाहिए या फिर डाउनसाइड एंटिसिपेटेड? ऑलमोस्ट 2% के अप मूव आज। चंदन, ये सवाल आपके लिए। बिल्कुल देखिए, सेलेक्टिव गोल्ड और गोल्ड फाइनेंस रिलेटेड कंपनी से यहाँ पे मूवमेंट बन रहा है। स्पेशली आप टाइटन को भी देख लो, 3 दिन से डिप आया बट वापस वो डिप खरीदारी में तब्दील हो रहा है। आप मणप्पुरम फाइनेंस की बात करें या मुथूट फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग्स के पोजीशन एड हो रहे हैं। सो मैं सबसे पहले मुथूट फाइनेंस पे देख रहा हूँ। यहाँ पे जो नेगेटिव स्ट्रक्चर थे वीकली के लोअर टॉप लोअर बॉटम वो निगेट हुए हैं। कल के दिन इसने 950 के आसपास के बॉटम बना के टर्न हुआ है, तो मेरे हिसाब से 950 एक मेजर सपोर्ट रहेगा। 1000 रुपए तक के टारगेट के लिए तैयार हो रहा है। मणप्पुरम में उसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर है बट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। जब भी डिप आती है वो खरीदारी में तब्दील हो जाती है। रिसेंटली 120-21 से 112-13 करेक्ट हुआ, तो 112-113 एक सपोर्ट रहेगा वापस 122 के लिए। तो कंपैरेटिवली ये एक ऐसा सेक्टर और ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे इस बाजार में गोल्ड में बाइंग की और गोल्ड में बाइंग इंटरेस्ट की वजह से यहाँ पे खरीदारी के मौके बन रहे हैं। मार्केट बहुत ही इरिटेटिंग है इस समय। वो कह रहा है कि ना ही फॉलोअप बाइंग है ना ही फॉलोअप सेलिंग है मार्केट के अंदर। आप 16,800 को ब्रेक नहीं कर रहे, 17,200 को पार नहीं कर रहे, 17,000 के प्लस माइनस 50 पॉइंट्स ऊपर नीचे ट्रेड हो रहा है। ये प्रॉब्लम उनके लिए ज़्यादा नहीं है जिनके पास फ्यूचर्स हैं, ये उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा है जिनके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस के प्रीमियम दोनों तरफ से गलते हैं। विश्वास ना हो रहा तो अगर कल किसी ने अगर मार्केट चेक किया होगा, चंदन को तो पता ही होगा, वो अच्छे से ऑप्शंस देखते हैं। 39,500 की कॉल भी कल टूट रही थी बैंक निफ्टी की और पुट भी टूट रही थी, यानी कि एक ही टेबल पे बैठे हुए बायर्स भी नुकसान थे और मंदी वाले और तेजी वाले दोनों नुकसान में थे। इसलिए राइटर्स के मजे अच्छे हैं कि मार्केट रेंज में रखे और दोनों का प्रीमियम खा लो। राइटिंग आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि मार्जिन आपको पूरा देना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा संभल के ट्रेड कीजिए। ऑप्शंस वाले कृपा करके सावधान रहें। ऑप्शंस का वॉल्यूम बहुत बड़ा हुआ है, गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, डू नॉट एक्सरसाइज भी लागू हो जाएगा 30 तारीख से। फिर भी संभल कर ट्रेड करने की ज़रूरत है। अडानी ग्रुप के शेयर में फिर से मेरी नज़र गई अडानी एंटरप्राइजेस पे, जो अब 1700 के भी नीचे आया है। खुश कोई एक्सपेरिमेंट, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट, नो बाय नो सेल, ओनली एक्सपेरिमेंट। ये वर्ड का चुनाव किया आपने। मैं कहूँगा अवॉइड करिए एक्सपेरिमेंट, बिकॉज वैसे ही मार्केट इतने वोलेटाइल हो रखे हैं कि आप कुछ भी करें तो एक्सपेरिमेंट जैसा ही फील हो रहा है फिलहाल। तो और देखिए ये जो इसकी बाउंस हैं, जो राइज हैं, ये सस्टेन्ड नहीं है। तो इस ग्रुप में जो कुछ और स्टॉक्स हैं जैसे अंबुजा सीमेंट हो गए, अदानी पोर्ट्स ऑल्सो टू सम डिग्री, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आप परहैप्स जैसा वर्ड यूज कर रहे हो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अदानी एंटरप्राइजेस नॉट सो मच। एक क्विक 30 सेकेंड लूंगा ऑन व्हाट यू जस्ट मेंशन। 17,000 की जो कॉल और पुट हैं दोनों में ही अच्छा खासा बेस है। तो कहीं ना कहीं मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लग रहा है कि इसी लेवल के आसपास है। मान लीजिए यहीं से 50-100 पॉइंट की जो रेंज है, इसी में मार्केट शायद एक्सपायर हो जाएंगे और कल ही है एक्सपायरी, नॉट टू फार अवे। तो इसलिए आप थोड़ा सा लैकलस्टर मार्केट देख रहे हैं। एंड आई एग्री विथ यू कि इस मार्केट में शायद ऑप्शन सेलर्स जो हैं इनकी ज्यादा बल्ले बल्ले हो सकती है कंपेयर टू ऑप्शन बायर्स। तो बिल्कुल बाय करने से पहले थोड़ा सा सोच विचार करके फिर एंट्री करें। ये हमने आपके लिए रख भी दिया है 29 तारीख की। अगर आप कॉल पुट अभी की भी चेक करें ना 17,000 रुपये की, तो आप देख रहे हैं 5% तो पुट टूट रही है और कॉल भी टूट रही है करीब 10%, और दोनों के अंदर ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट के साथ आज दोनों के प्रीमियम्स को खाया जा रहा है। चंदन, आपकी तरफ से कोई एनालिसिस मार्केट के अंदर इस समय क्या किया जाए, या फिर कई बार ऐसा होता है ना शांति से बैठा जाए, कुछ वैसा है क्या ये बाजार? कुछ ना करें, बैठे रहें, सिर्फ देखते रहें? देखिए, दो चीज है, यदि आपको कुछ नहीं करना है तो वो भी कर सकते हैं। ओवरऑल आप देखो कि पिछले 7-8 दिनों से बाजार एक दायरे में है, नीचे में 16,800, ऊपर में 17,200, दोनों तरफ फॉलो अप नहीं है। सेलिंग का पेस भी नहीं बन रहा है क्योंकि हम मेजर सपोर्ट को टेस्ट किए हैं, बट बाइंग भी नहीं आ रही है फॉलो अप में क्योंकि हम मेजर ट्रेंड नेगेटिव है, ग्लोबल चिंताओं से हम ज्यादा परेशान है। और यूजुअली हमने देखा है कि बाजार जब वीक रहता है तो जब तक एक्सपायरी नहीं रहती है वो वीकनेस खत्म नहीं होती है। तो आई थिंक एक दिन का और पेन झेल लीजिए। कल के बाद यदि बाजार यहाँ पे टिकता है तो जरूर उस टिकावट पे हम बाजार में भरोसा जताएंगे,
बट एज ऑफ नाउ सेल ऑन बाउंस का स्टेंस कंटिन्यू रहेगा जब तक इमीडिएट में 17,070 का लेवल नहीं निकलता है। मेरे हिसाब से बाउंस बिकवाली में तब्दील होंगे। नीचे में भी ज्यादा डाउन साइड नहीं है, 16,900 के डाउन साइड है। तो ऐसे मार्केट में आप यदि ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन बायर नहीं होके स्ट्रेटेजी बनाओ, या फिर आप ऑप्शन राइटिंग करके स्ट्रेटेजी बनाओ, जैसा कि यहाँ पे आयरन बटरफ्लाई बना सकते हैं, आयरन कोंडोर बना सकते हैं, या फिर बाउंस आए तो बेयरपुट स्प्रेड बना लो। इस तरह के ट्रेड आपको इस बाजार में करने पड़ेंगे, तभी ये बाजार आपको टिकने देगा। अदरवाइज आप ऑप्शन बाय या कॉल बाय करो या पुट बाय करो, 15-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस की बाजार इज्जत ही नहीं देगा। 5 से 8 पॉइंट में आपका 5 से 8 मिनट में आपका एसएल ट्रिगर हो जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान रखें, इन सब चीजों को ध्यान में रख के ट्रेड करें। रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इज्जत नहीं देगा, दूसरा झेल लीजिए मार्केट को। और मेरा तो आपके वाला फर्स्ट ऑप्शन मेरे को बड़ा प्यारा लगा, चुप करके बैठ जाओ। अब कहाँ बटरफ्लाई उड़ाएंगे, कहाँ प्लेन वेनिला खाएंगे, ये सब छोड़ देते हैं सर। मेरे को लग रहा है चुप करके मार्केट के अंदर बैठ जाते हैं। कुछ तो करो महाराज, इस बाजार को कहीं तो निकालो, कहीं तो चलाओ। इंडेक्स वालों की प्रॉब्लम ज़्यादा है, स्टॉक्स वालों को तो फिर भी समझ में आता है, इंडेक्स वालों की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो गई है। चलो ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं छांट के शेयर रख तो रहे हैं आपके सामने। मेरे लिस्ट में एक और शेयर है जो मेरे को लग रहा है कि शायद थोड़ी पोजीशनिंग उसमें ठीक बन रही है, कोल इंडिया। थोड़ी ना रीस्ट्रक्चरिंग भी होएगी एनएससी के कुछ शेयर्स के अंदर, कल से लागू हो जाएगी रीस्ट्रक्चरिंग, उसमें कोल इंडिया बेनिफिशियरी हो सकता है। एक बार आप चेक करके बताएंगे, आज ये 1.5% ऊपर है, कोई सच न्यूज़ नहीं है, मार्केट बिल्कुल लाल निशान में आ चुका है, लेकिन कोल इंडिया रिवर्स नेचर में भी है। किरण एक बार आप जरा देख के बताइए तो। ओवरऑल कोल इंडिया की अगर हम बात करें तो एक मल्टीपल सपोर्ट के आसपास से स्टॉक बाउंस हो रहा है, साथ ही साथ अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को काफी अच्छी तरह से संभाले हुआ है। और डेली चार्ट के ऊपर अगर इसका मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो एक ओवरसोल्ड जोन में से न्यूट्रल जोन के अंदर आ रहा है। कल की कैंडलस्टिक्स पैटर्न और आज की कैंडलस्टिक्स पैटर्न को भी अगर हम मिक्स करें तो कहीं ना कहीं बुलिश रिवर्सल चांसेस है कि प्लॉट हो। तो आज के लिए तो हम अग्रेसिव बाई नहीं कहेंगे, मेरे हिसाब से थोड़ा बाइंग सोच सकते हैं इसमें। 200 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये 213 के ऊपर निकल जाता है तो डेफिनेटली लॉन्ग करके जाना चाहिए। जैसे ही 213 का लेवल क्रॉस होगा, चांसेस है हम वापस ऊपर में 225 230 तक के टारगेट देख सकते हैं। सो एग्रेसिव बाइंग 213 के ऊपर एज इन्वेस्टमेंट आप करंट मार्केट प्राइस से ले सकते हो, और 200 का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस। एक दिन की गिरावट चंदन आप झेल लीजिए, ये आपने कहा था, लेकिन तभी मैं सोच रही थी कि वो एक दिन की गिरावट, उसके बाद एक दिन की छुट्टी भी है, और नई सीरीज की शुरुआत जब होगी तब शुक्रवार होगा, तो शुक्रवार को कितने रिस्क लेंगे ट्रेडर्स, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। ऐसे में जहां स्ट्रैटेजाइज आप कर रहे थे, क्या ट्रेंड रिवर्सल के कैंडिडेट्स पर भी एक नजर डालनी चाहिए? फोर्टिस हेल्थकेयर के चार्ट्स को देखिए, आज हम देख रहे हैं एक शार्प अप मूव नजर आ रहा है। पिछले 6 महीने में स्टॉक में कोई बढ़िया अपटिक तो नहीं दिखा था, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे चार्ट्स में भी अप मूव है, वॉल्यूम्स में भी बढ़त दिख रही है। ट्रेंड रिवर्सल के कैंडिडेट के तौर पर फोर्टिस हेल्थकेयर आपको पसंद आ रहा है? देखिए बाजार में काफी सेलेक्टिव मूवमेंट है, फॉलो अप नहीं आ रहा है, तो स्टॉक्स यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। फोर्टिस और सेलेक्टिव फार्मा काउंटर में पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली है, और उसका रीजन भी आपको मालूम है, जिस हिसाब से थोड़े से कोविड के केसेस आए हैं। तो बट कंसर्न ये है कि मेजर इनका ट्रेंड है वो पॉजिटिव नहीं है। हालांकि फोर्टिस इतना वीक नहीं है, इसके लिए मैं इस बाउंस को प्ले कर सकता हूँ। 252 का एक मेजर सपोर्ट सजेस्ट करूंगा एक बार के लिए, 272-75 के बाउंस प्ले करने के लिए। तो ओनली बाउंस प्ले की सलाह रहेगी, उससे बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट यदि किसी को इंट्राडे स्विंग प्ले करना है तो फोर्टिस जैसे काउंटर आपके रेडार पे हो सकते हैं। आउटलुक संभल कर ही बाजार में ट्रेड करें, लेकिन अगर कोई रिस्की ट्रेड्स ले रहे हैं तो ये कुछ तमाम काउंटर्स हैं, लेकिन पूरी एहतियात बरतनी है आपको। ये राय हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से और हमारी तरफ से भी आती हुई। कुछ मार्केट में वेकेशन का मोड, या कह रहे हैं हमने इनफैक्ट मैं और डिम्पी बात भी कर रहे थे कि वेकेशन पर चले जाना चाहिए, इस तरह का मार्केट है। ऐसे में आपके कुछ फेवरेट स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया इस वक्त तो थीम भी है, क्योंकि ट्रंकेटेड वीक है, एक दिन की छुट्टी आने वाली है, उसके बाद एक दिन और उसके बाद वीकेंड भी है। स्टॉक में एक अपमूव नजर आ रहा है, क्या राय होगी? तो मानसी देखिए, फील तो मार्केट में वेकेशन का ही आ रहा है। अब देखिए इंडेक्स इज नॉट गोइंग एनीवेयर। इंट्राडे देखें तो वॉलेटिलिटी बनी है, बट अगर आप डेली बेसिस पे देखें तो कहीं मार्केट जा ही नहीं रहे। सो इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू परहैप्स स्टेप आउट, हैव अ नाइस मील, बट आरबीए परहैप्स नॉट बी द राइट चॉइस। स्टॉक में देखिए काफी शार्प डाउन ट्रेंड चल रहा है काफी समय से, इसलिए हमारी लिस्ट में भी नहीं आया है ये। अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें बॉटम बना है,
आप जो आज इसमें एक रिबाउंड देख रहे हैं, दैट इज मोर ऑफ अ टेक्निकल रिबाउंड। ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया था, आरएसआई पे आप देखें तो काफी स्लिप हो गया था ओवरसोल्ड टेरिटरी में, वहां से एक रिबाउंड आ रहा है। टू सून टू कॉल इट अ बॉटम। तो मेरे हिसाब से इसको आप अवॉइड करें। इसकी बजाय अगर आप हॉलीडे मनाना ही चाहते हैं तो देन आई वुड सजेस्ट इंडियन होटल्स को अपने रेडार पे रखें। स्टॉक एक कंसोलिडेशन बायस में है, विद स्लाइड कंसोलिडेशन में विद स्लाइड पॉजिटिव बायस। पिछले कुछ सेशंस की फॉल है, बट दैट इज इन लाइन विद मार्केट। स्टॉक अभी भी अपने की एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एटलीस्ट अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप एक बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं। 298 का स्टॉप लॉस लेके चले। अपसाइड पे 315 आपका पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट आपका होगा 325 का। सो वेकेशनिंग के लिए इंडियन होटल्स परहैप्स लुक्स लाइक अ बेटर हेवन टू स्टेप इनटू। ठीक है होटल स्टॉक्स में जाइए या होटल में खाना खाइए, जैसे आपको ठीक लगता हो वैसे आप कीजिए। लेकिन हाँ, मार्केट्स के अंदर इस समय थोड़ी स्थिति खराब ही दिखती है, रेंज में है स्थिति, खराब भी क्या अच्छी भी क्या बोले। मेरे को तो यही समझ में आ रहा है मैं शेयर कौन सा पूछूं। अच्छा पूछ बोले तो एक्सपर्ट्स के ऊपर ऐसा दबाव आ जाता है, बेचारे बड़ी मजबूरी में बताते हैं अच्छा इसको खरीद लो इसको बेच लो। किरण ऐसा कुछ हो रहा है क्या? आपके ऊपर प्रेशर तो नहीं आ रहा है बार बार पूछने का? कहोगे तो मैं इधर उधर की बातें भी कर सकता हूँ, शेयर नहीं पूछता आपसे। नहीं, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि आपके क्वेश्चन से मोटिवेशन भी मिलता है कि यस हमको काफी अच्छे से ट्रैक करना है, क्योंकि आंसर भी तो देने हैं। वाह अच्छी बात है, बढ़िया है, अच्छी तारीफ कर लेते हैं आप ऑन एयर। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच ये ऐसी तारीफ करने के लिए।